ओके, पहली अनाउंसमेंट, वो जो रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट राइटिंग वाली वीडियो थी, वो अभी रिकॉर्ड हो गई है। वो आई थिंक बाय द टाइम जैसे ही सेशन एंड होगा वो अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पे। सो वहाँ से देख सकते हो, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट है उसमें। और एसए के जो सब हेडिंग पे मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि उसको कैसे डालते हैं, या वो कनेक्टिंग वर्ड्स कनेक्टिंग लाइंस वाला जो मैंने समझाया एसए में। एम आई ऑडिबल, राइट? यस, ओके, फाइन। फाइन फाइन फाइन, थैंक यू पीयूष। सो वो कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है अपने ही ऐसे के थ्रू। ओके, सो ये वो वीडियो अभी मिल जाएगी, वो 45-50 मिनट की होगी। या सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक ये मैसेज से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक बहुत बढ़िया इनकैप्सुलेट कर रहा है कि इस समय लोग क्या फील कर रहे हैं। सो ये ग्रुप पे किसने पूछा है? ओके, मैं मैसेज वर्ड बाय वर्ड रीड करूँगा। सर, अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। ठीक है, यहाँ पे फील सर्कल में जाएगा। इट्स नॉट दैट शी इजंट स्टडिंग, शी जस्ट डजंट फील लाइक स्टडिंग। ठीक है, ये हो रहा है। वेन आई ओपन बुक माई ब्रेन इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये होगा, ठीक है। आई हैव रिवाइज्ड सोर्सेज मल्टीपल टाइम्स, प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। शी इज फीलिंग लाइक शी इज फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड नो नथिंग। ये एक्चुअली में नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैसेज बहुत बढ़िया इनकैप्सुलेट कर रहा है कि मेजोरिटी लोग इस समय क्या फील कर रहे हैं या क्या गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है स्पेशली। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस नाउ। ठीक है, सो ये थैंक यू निशु, ये मैसेज पूछने के लिए। और आई थिंक वो अभी क्लास में भी है। सो अब जो भी तुम्हारे स्पेसिफिक डाउट होगा तुम वो पूछ लेना मुझसे। बट ये बहुत बढ़िया मैसेज था, ये एकदम सही एनकैप्सुलेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट ईयर के जो टॉप 50 जो भी लोग आने वाले हैं नेक्स्ट, उनसे तुम अभी इस समय जाके पूछोगे कि क्या फील कर रहे हो, 95% लोग बोलेंगे कि यार हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं, या तो पिछले 3 हफ्तों में हमारे साथ ये हुआ है, या अगले आने वाले 3 हफ्तों में होगा, या अभी हो रहा है। बहुत कॉमन चीज़ है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है, इसका सॉल्यूशन पहला ये है कि बर्नआउट हर हालत में अवॉइड करो, क्योंकि ये इस पे अब पीक पे रहने का टाइम आया है। पीक पे रहने से मेरा मतलब है कि अब तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने होंगे। मेंटली जो तुम ड्रेन होगे वो अब होना शुरू होगे। सो मेंटल वो एफर्ट बहुत ज़्यादा डलेगा। सो इवन तो तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे, बट तुम रट्टा मार रहे होगे, सो वो ज़्यादा मेंटली एक्सरसाइज, ज़्यादा मेंटली ट्रेनिंग हो जाता है। सो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो वो इशू आएगा। या सो बर्नआउट अवॉइड करो। बर्नआउट अवॉइड करने का सबसे ईजी मेथड है, जो भी तुम्हारी हॉबी है, जो भी तुम परस्यू करते हो, जो तुम्हें पसंद है, वो डेली बेसिस पे करो थोड़ा थोड़ा। सो अगर किसको रीडिंग है, किसको वॉकिंग है, जिम जाना है, जॉग करना, जो भी है, जिम तो इस पॉइंट पे नहीं, मतलब वो उसके बाद उसका इफेक्ट बहुत लंबा रहता है। बट जो भी तुम्हारा जो भी हॉबी है, वो उसको ख़त्म मत करो। उसके बाद ये अब ये फीलिंग, ये जो जो भी फील हुआ है, ये कितने दिन तक रहता है? ये 3 4 5 दिन तक रहेगा। ये मेरे साथ ऐसे साल में कम से कम 6 7 बार होता है। हर एग्जाम के पहले हर ढंग के आदमी के साथ वो कभी ना कभी होता है। सो ये 3 4 5 दिन तक रहेगा। इसमें लंबे ब्रेक्स पे नहीं जाने होते। ठीक है, अभी तक आप लोगों के साथ अगर ये नहीं हुआ है तो अब होगा, कुछ दिन में होगा। सो लंबे ब्रेक्स पे मत चले जाना कि यार ये पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, ऐसा करते हैं ढंग का एक ब्रेक ही ले आते हैं, कुछ हिल स्टेशन चले जाते हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने बहुत कम पढ़ाई की है। ये मत करना, वो फ्लो टूट जाएगा। लास्ट के मोमेंट्स में वो फ्लो रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये सॉल्यूशन नहीं है कि लॉन्ग ब्रेक पे चले जाइए। इसे बस पास होने दो, एक बार ये फेस खत्म हो जाएगा तो फिर तुम ऑटोमेटिकली सही हो जाओगे। ठीक है, ये है। और हाँ, इस फेज में दिक्कत क्या आती है? याद नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, यही 2 कंप्लेंट होती हैं। सो रिमेंबर में दिक्कत आता है, लर्न में दिक्कत आता है, और स्टडी नहीं कर सकते। रीड तो कर सकते हो, आंखों के सामने से चीज़ों को गुजार तो सकते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम्हें वो छप नहीं रहा, तुम्हारा रिवीजन नहीं हो रहा क्योंकि फोकस नहीं बन रहा। जब वो क्वेश्चन पेपर जब सामने आएगा ना, स्पेशली पेपर 1 में, तो वो याद आएगा। सो आंखों के सामने से तो गुजारते रहो, चीजों को पन्ने पलटते रहो, नोट्स रीड करते रहो। लर्न और स्टडी तो करना ही नहीं है, नहीं हो पा रहा ना, ठीक है, मत करो। रीड तो कर सकते हो, रीड करो, क्या इशू है? सो ऐसे इस फेज को ऐसे टैकल करो और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों के जो अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो।
Okay, fine. Chirudeep, you can unmute and ask. Hi, sir. Hello. Sir, how do you deal with paper two last वाला portion, sir, grammar में? Last portion, sir, 5 questions, correct, rewrite the correct sentence. That question, sir. Okay, How? rewrite the correct sentence. Yes, sir, yes, sir. Okay, 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 okay. 6C, I think, yes. Yes, sir, yes, sir. 6C, yeah. How do you tackle that question, sir? No, 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 I got your point. The thing with that question is that if you have not practiced way too well about those questions, about finding the error, the SSC, if you have prepared for SSC or some other exam, then you would know कि इसके लिए अलग से preparation होती है. But if you have not done that, there's not much that you can do at this stage. So you just read it, and then if something feels odd to you, you just have to go with your gut feeling. There's no other way. See, there's not much that you can do about it. You just read it, and if something feels off place, or something feels like it should not be here, or there can be a spelling mistake, or there can be something like that. If you notice something, or if something feels odd, no, out of place, that's your error. You have to take a risk there, Chirudeep. Or फिर Okay. you can write that, and that's it. Yeah, the Sir, issue with grammar is that you cannot prepare it holistically at this point. See sir, that. and Mhm. comprehensive passage, last year comprehensive passage is little tough, sir. There is a one question that it has no answer in the passage, sir, last year. Okay, 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 okay. It happens actually. What you have to do is, yeah, uh, see, understand this. If you cannot find the answer out of the passage, then almost no one can find the answer out of the passage. ठीक है, so first acknowledge this, and then you can try to write something about it. ठीक है, the golden rule, the rules which I have made you write in that video was: do not go beyond the question. So do not go beyond the question. Do not go beyond the passage. Just follow these two rules, and whatever you feel right, whatever you feel like this can be an answer, you can answer that question. You can answer it that way. So there's nothing wrong with that. Just go with the flow and just write something about it. Just beat around the bush, because it's better than to leave the question entirely. And another thing was in the essay we write some points, na sir. Our use, we express our use. Mhm. It is necessary for the every view has to be substantiate with the examples and the data, sir. That's the most ideal scenario, but there are two challenges that you will face. First, space constraint. There are only 3 pages. Okay, I actually felt that, because 2024 was a shock year for me, because there was only 3 pages and I was used to 4 pages. So this was the first challenge. Then second challenge that you will face is you don't have enough examples. So or sometimes you don't have enough arguments, you only have examples. So you have to make the best out of the space, because you have to write challenges, you have to write way forward, you have to write everything. So no, it's not a rule that you have to give an example for every argument that you have written. But if you can easily substantiate your argument with an example, well and good, you can do that. But no, it's Okay. not a rule, not a rule. Sir, what is your ideal number for the paper one answer, sir? Question attempt number. Yes, sir. Question attempt number, sir. Yeah. Okay, given the trend, this disclaimer is crucial. Given the trend of 23 and 24, I am predicting this number. And the cutoff, obviously, somewhere close to 110 is what you should try to achieve. Close to 110 is something you should target for. Okay, so if you are hitting somewhere between that 105, 110, 115 maybe. So 110 plus minus 5 is the number that I'm looking for right now. But yeah, I know what's going on YouTube and other channels and other institutes. They are predicting questions, they're predicting the difficulty, they're predicting marks cut off from this stage at this stage 21 days before the exam. So don't fall for that, but
yes, this is the number that you can predict to be safe number. बाकी यार you have to look at how the how's the paper. Last sir. Okay, sir. That's it, sir. Thank you, Okay, sir. okay, okay. Yeah, now Pankaj, you can ask your question. जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्वेश्चंस वैसे आपके पास में हेमंत सर है उनके लिए है। जैसे अब हम ये अभी हम है ना वो लक्ष्य जो आपकी मैगजीन है सर की वही भी रीड कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस यस। करंट अफेयर्स के लिए सर की मैगजीन उसको मैं रेफर कर रहा हूँ, तो सर उसके लिए कोई मंथली के हिसाब से कुछ वीडियो लेके आ सकते हैं? क्योंकि दिन भर में जो पढ़ते हैं फिर लास्ट में करंट अफेयर्स उठाते हैं, तो ऐसा लगता है यार क्या है, कुछ नहीं है, वीडियो होता है तो कुछ अच्छा है, कुछ हेल्प हो जाती है, वो पढ़ने में कुछ कभी कभी समझ आगे गया, रह हाँ जाता हाँ मैं समझ गया। यार पता दिक्कत क्या है पंकज, वीडियोस में एफर्ट कम लगता है, बट ये भी समझ लो उसमें मार्क्स भी कम आते हैं। ये मेरा मेन जो दिक्कत है ना, तुम्हें पता है सिविल सर्विसेज में मेंस में या फिर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में या फिर इवन प्रीलिम्स में जो सीरियस कैंडिडेट है वो मैराथन क्लासेस क्यों नहीं करते? उसकी बस यही वजह है। इनफैक्ट हर एग्जाम में जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मैराथन क्लासेस है इन सब पे रिलाई नहीं करते, अपने नोट्स पे रिलाई करते हैं जो ऑलरेडी वो 3 बार 4 बार हाथ साफ उनका उस पे हो चुका। उसकी यही वजह है, नंबर नहीं आएंगे वीडियोस से। अगर तुम वीडियोस के पीछे भागोगे तो तुम्हें वीडियोस से नोट्स बनाने पड़ेंगे इस स्टेज पे, और फिर उस नोट्स को रिवाइज करना होगा। जब तुम उस नोट्स से रिवाइज कर लोगे 1 बार 2 बार, तब तुम्हारे नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारे मार्क्स में। उसके लिए टाइम नहीं है। है। ये तो मेन इस दिक्कत है। कंडीशन अगर में इस जो समय कोई वीडियो दे रहा है पंकज, भागो उससे, उस आदमी से दूर भागो। वीडियोस के पीछे तुम कुछ नई चीज सीख रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हें लेट से मैथ्स नहीं आती है और तुमने सब कर लिया, सिर्फ रीजनिंग बची है, मैथ्स रीजनिंग बची है, तो तुम हाँ मैथ्स की इस समय वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और फिर नोट्स से प्रैक्टिस करना। या साइंस की वीडियो देखो वो करो और फिर नोट्स पे रेफर करना। या जैसे तुमने ये टेक्निक्स कभी सुनी ही नहीं तो तुम इस पॉइंट पे टेक्निक सीख सकते हो, और इसमें तुम्हें कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, तुम बस आओ कोर्स अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, 30 घंटे मैंने मांगे हैं, वो करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सब कर सकते हो। इस पे वापस मत जाओ कि मेरे को टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, सच बात है, बट नंबर उसी से आएंगे। क्योंकि सर वो मुझे लगता है कि जैसे एक 2 मंथ का जो पढ़ना है, मतलब मैंने पीडीएफ बना रखी है या फिर प्रिंट आउट निकाल के रखा है, वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं उसको, मतलब मंथली 1 मंथ का पढ़ने में। एक तो उसमें मंथ की लगता है फर्स्ट कि रीडिंग इसमें में 3 घंटे, राइट? हाँ मतलब मंथ का मतलब तीन हाँ हाँ साढ़े तीन हाँ घंटे तो जैसे मैं कल जनवरी का लेके बैठा था तो ऐसा लग रहा है बहुत स्लो जा रहा हूँ, नहीं ये टाइम भी ठीक है। भाग रहा है। नहीं नहीं ये टाइम ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपनी साइड से, टाइम ठीक है, 4 घंटे तक में ठीक है। 4 घंटे तक में वो ठीक है, इनफैक्ट वो देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड रीडिंग अगर तुम फर्स्ट रीडिंग ये जो 3.5 4 घंटे जो भी लग रहे हैं इसमें अगर अंडरलाइन कर रहे हो क्रूशियल हम्म, चीजें, तो सेकेंड में तुमको ये करने की ही जरूरत है। तुम सिर्फ अंडरलाइन पढ़ोगे तो सेकेंड रीडिंग लगेगी हाँ 1.5 घंटे में, लगेगी। तीसरी रीडिंग कितने में लगेगी? 1 घंटे में। एक तीसरी घंटे के में। बाद तुम जब पेपर दोगे ना तुम्हें वो फंस जाएगा वो सवाल। ओके। और उसकी यही वीडियो प्रॉब्लम कितनी है। देर की होगी? 50 घंटे की। 5 साल वीडियो मतलब। मतलब मैं कुछ देख रहा था तो कुछ एक कुछ चैनल है वहाँ, कम से कम 3 घंटे की या 4 घंटे की एक वीडियो है, वो मंथली मतलब हाँ फिर उस पे उसमें भी लग नोट्स रहा है कि बनाओ। इतना वो कुछ, क्योंकि वो पिछला भी रिलेट कर रहे हैं कि जबकि हमको कुछ मालूम भी नहीं है, पिछले वाला भी नहीं नहीं कुछ यार ये नया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये पंगे इसी पे रिलाई करो, ये मेथड ठीक है। तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, 3.5 घंटा, नो नो इश्यूज देयर। ओके। ओके फाइन। सुमित, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। Hello, can हेलो। you hear me? नो यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक द माइक इज बिहाइंड योर। Just wait a minute. Sir, take another question. I will be connecting. ओके फाइन फाइन फाइन। गौरव, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच सर, स्पेशली इस चीज के लिए सर कि जो क्वेश्चन सर आप लेंदी होते थे ना, स्टेटमेंट्स वाइज लॉन्ग होते थे, उनको देख के सर डर लगता था और पहली बार में सर मन करता था कि इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, मतलब अभी क्यों टाइम देना।
बट सर अभी वो फीलिंग आती है ना सर, एक वॉरियर वाली, दिल मांगे मोर वाली चीज की सर, स्टेटमेंट बेस्ड ही अब पसंद आती बस है। यही 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 पूरे कोर्स का यही पर्पस था कि जिससे सब डरते हैं वो हमारा फोर्टे होना चाहिए, वो हमारा है। ठीक है, यही पूरे इस कोर्स पे का सर पर्पस था। बहुत ही ये फियरलेस बना दिया सर इस चीज को लेकर, उसके भाई होना लिए चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस और थे सर, जैसे कि सर 2022 का 47 क्वेश्चन है सर। एक सेकंड रुक जाओ। जी सर, जी सर। सेट ए की बात कर रहे हो ना? जी सर। ठीक है, 47 बोलो। सर एल्युमिनियम मैं पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर सर, इसमें पहली स्टेटमेंट में इसने सर सॉलिड फ्यूल करके इम्फेसाइज किया है इसको। हम्म। और सर कहीं ना कहीं सर मेरी साइकोलॉजी ऐसी गई कि कहीं ये एग्जामिनर पहले में सॉलिड फ्यूल करके इसको बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल भी रहा है, और फिर नीचे सॉलिड फ्यूल को गलत करवा दे रहा है, मतलब उसका गुणगान करके आया है पहले अभी, और नीचे उसको गलत करवा दिया इसने। हाँ हाँ हाँ। सर वो जो आपने एक बार बताया था ना नोबल वाली क्वेश्चन में, एक नोबल नोबल प्राइज मिला था, और उससे रिलेट करके ही दूसरा क्वेश्चन था कि इस फील्ड में मिला है, तो हमने उस पहले से ही रिट्राइव किया था वो आंसर कि अगर नोबेल प्राइज इस पर्सन को नहीं मिला तो इस फील्ड में इस पर्सन के बारे में क्यों बात कर रहा है ये। अच्छा यार, ये मेरे को याद तो नहीं हाँ आ रहा, कोई बट बात तुम नहीं। यहीं पे बताओ। हाँ इसी में सर अगर सॉलिड फ्यूल के बारे में सर ये ज्यादा बात कर रहा है पहले में, तो सर दिमाग यही जाता है कि शायद दूसरे में सॉलिड फ्यूल ही सही हो सकता है सर। हाँ, ये एक सोचने का तरीका हो सकता है, हाँ ये सच बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, दूसरे पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। मेरा दिमाग इस अलग तरीके से उसको पकड़ रहा है, बट यार देखो, मैंने बोला था ये वाला इसके जो सेकंड में मैंने लॉजिक दिया है, वो कायदे से मेरे को वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत रिस्की लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि उसे ये पता है कि मुझे ये पता है, तो अब मैं अपना आंसर काट रहा हूँ। बहुत रिस्की लॉजिक है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। बस मैं सेफ खेल लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि उसको कितना पता है। तो बट ये तुक्का फेंकना, तुम्हारा लॉजिक एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये लॉजिक लगाओ, इसको रिफाइन करो। इसमें यार क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। 5 में से 2 बार 3 बार गलत हो जाएगा, 1 2 बार सही होगा, 2 बार 3 बार सही भी तो होगा। तो तुम्हारा लॉजिक ठीक है, इसमें मेरे को कुछ गलत नहीं लग रहा। हाँ, कभी आंसर सही आएगा, कभी आंसर गलत होगा, तो ये रिस्क है गौरव। ओके तो, सर एक क्वेश्चन था सर 2021 का सर 84 हाँ, का। 21 का 82। 84। ओके, 84, ओके ओके ओके। जी सर। सर इसमें फर्स्ट लाइन है सर, द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज क्वाइट हाँ। इनफर्टाइल। मैंने सर इसको अगर ऐसे सोचूं कि मुझे नहीं कुछ भी पता, सर मैं हिंदी के लिए गया सर तुरंत इसके लिए मतलब। हम्म। तो सर हिंदी में लिखा हुआ है इसका कि यह पूर्णतः अनवरक है। पूर्णता लिखा है? जी सर, जी सर, आप रेफर कर सकते हैं सर। अरे नहीं यार, ये तो फिर देखो ट्रांसलेशन की गलती है, हाँ क्योंकि तो आर क्वाइट इनफर्टाइल का जी सर। हिंदी ट्रांसलेशन पूर्णता नहीं होता है, हाँ सर, और वो वो होगा पूर्णतः। कंप्लीटली इनफर्टाइल। जी सर। और मैं वही सर, अगर मैं वो उसको पूर्णतः मान रहा हूँ तो मैंने की फिर फिर वहां तो तो भाई कट पेड़ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, और ठीक है। वो पहला वो काटते ही फिर वो सर ऑप्शन ही उड़ जा रहे हैं, फिर 2 और 4 बच रहे हैं जो कि गलत है। यार नहीं, ये तो देखो, ये तुम्हारे पे ना गलत है ना मेरे पे गलत है, ये यूपीएससी की गलती है। आर क्वाइट इनफर्टाइल का हिंदी पूर्णतः तो नहीं होता, इतना तो मुझे भी आता है। हाँ सर वही सोच के सर ये क्वेश्चन था ये आपको। गलत है, ये यूपीएससी की तरफ से गलती हुई है, ये बात सही है, ये तुमने सही पकड़ा। बट हाँ, और तुम्हारा लॉजिक भी एकदम सही है। अगर पूर्णतः लिख दिया फिर तो भाई सवाल ही खत्म हो गया। जी सर वो। पूर्ण तो सॉइल खत्म है, तो तुम तो वो क्या है, वो पीओपी है, वो क्या है वो फिर? हाँ। और फर्स्ट उसमें एक ऑप्शन को काटते हैं तो फिर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, एक ही फिर ऑप्शन तो है। हाँ, खत्म हो गया, और तुम तो टिक मार के आगे बढ़ जाओगे क्योंकि तुम्हारा वैसे ही पेपर छूट रहा है। जी सर वही था, इसमें थोड़ा डाउट। एक सर थोड़ा सा जनरल डाउट है कि सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर आप रेफर करना चाहते हो 2023 का सर एक क्वेश्चन है, बोलो बोलो। 70 नंबर, 70। हाँ हाँ। सर ये एक एसएचएम से क्वेश्चन है सर, और जनरली सर हम साइंस में रेफर करते हैं तो सर 10 तक की मान के भी चले, तो ये सर मुझे नहीं लगता उसमें हम कवर करते हैं, जनरली सर नहीं करते हैं। बट नहीं यार, ये सही सही बात है। अगर सर मैं ये सोचूं कि मुझे 125 अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे लिए सर ये बिल्कुल ब्लाइंड क्वेश्चन है सर। आप एक हाँ। क्वेश्चन देखें तो सर प्लीज, सॉरी। एक बार क्वेश्चन देखें आप अगर मैं, उस। मेरी आंखों के सामने है क्वेश्चन, अच्छा बताओ। सर, तो इसमें सर अगर मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड हूँ इस चीज को लेके कि मुझे कुछ नहीं पता, तो सर फिर क्या हो सकता है मेरे पास, अगर मुझे ये करना ही है कि मुझे 125 अटेम्प्ट मारने हैं, तो क्या सोच सकता हूँ इस ठीक क्वेश्चन। है,
एक ये ना एक बार चेक कर लेना वीडियो कटने के बाद कि मुझे लग रहा है 70 कैंसिल कर दिया था यूपीएससी ने। मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देखना। हाँ जी सर। 2023 में कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ है मे बी। ठीक है सर, मैं इसको अगर अवॉइड भी करूं, मैं सर जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसा मैथ्स में भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे हाँ मैं कि समझ गया। तो उसके लिए जनरल क्या सोच सकते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन कट जाए बस, हमारी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अरे एक भी क्यों, मैं 125 मार रहा हूँ तो मैं मारूंगा, ऐसे कैसे नहीं मारेंगे। एक ऐसे एक कैसे काटेंगे। अच्छा ये बहुत रिस्की, अब मैं बार बार डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, ठीक है, ये Q&A में कट जाएगा नहीं ये किया था इसका। सर आपने उधर, इसीलिए डिस्कस नहीं किया है कि इस पे बहुत ठीक ज्यादा है ठीक है ठीक है। गलत होंगे। पहला है 10W। अब मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं इसको W ही बोलूंगा, ठीक है। जी सर जी। पहला है 10W। दूसरा है, मैं ऑप्शन सबके लिए बता देता हूँ, पहला है 10W। बी है -10W²। W हमें नहीं पता क्या है। तीसरा है 0। और डी है 10/W, 10/W। सो 10 10 10 3 बार आया है, मैं 0 उड़ा दूंगा यहाँ पे। सी कट गया। सो अब हमारे पास बचा 10W -10W² और 10/W। अब अगेन नेगेटिव सिर्फ एक में है, एक 0 है और बाकी के दो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव उड़ा दूंगा। जी ठीक है, सर। तो अब हमारे पास बचा 10W और 10/W। और अब ये सेंस भी बन रहा है कि ठीक है 10W और 10/W, कुछ कहीं कोई कैलकुलेशन एरर बच्चे ने की तो एक से दूसरे पे तुरंत पहुंच जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के बाद यहाँ रिस्क लूं तो मैं 10W के साथ जाऊंगा, क्योंकि नीचे 10W² भी है माइनस का। जी सर ठीक गॉट है, इट। यहाँ पे एक मतलब ऐसे हवा में मैंने किया है। हाँ वो सर मैं मान सकता हूँ, ल्यूसी मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल हाँ सर। बस, और अब मैं कुछ नहीं छोड़ता तो फिर मेरे पास अब बहुत से तरीके हैं कुछ ना कुछ मारने के, तो मैं ऐसे कुछ भी मार सकता हूँ, बट ठीक है ये सब देख लेना यार, अगर तुमको 125 मारने का मन है अब बाद में मुझे आके नहीं कोसोगे तो फिर मार लो। नहीं सर, वो मैं इससे पहले भी यही प्लान करके चलता हूँ कि मुझे सभी अटेम्प्ट करने, तो इसीलिए हाँ तो सर। बस फिर ये करो करो एकदम आराम से, एकदम बेझिझक हो, क्योंकि तुम्हारे पास और रास्ता क्या है, क्या कर जी लोगे तुम। जी सर। फिर ऐसे खेलो, ठीक है गौरव। जी सर थैंक यू। ये सुमित आप पूछ सकते हो सवाल। हेलो सर, जय हिंद सर। यस यस, जय हिंद, बोलो। सर पहले तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपकी वीडियो के बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है शायद नहीं आता अगर वीडियो नहीं देखते तो, या एमसीक्यू वाला जब नहीं करते तो। थैंक यू सो मच सर। सर ये क्वेश्चन तो पहले एक ही सर, अगर कोई ऐसे को अप्रोच कर रहे तो अगर सेलेक्ट करना है कोई ऐसे, तो उसकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए सर सिलेक्शन के पहले, छह ओके, से अपने। समझ गया समझ गया। अरे यार एक ना एक और चीज़ है, क्वेश्चन पेपर के पहले जिन्होंने आज से पहले कुछ मेंस या ऐसी चीज़ें नहीं दी हैं या यूपीएससी का कोई पेपर कभी नहीं दिया, उनको बता देता हूँ, पहले ना 5 मिनट पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बेसिकली वो बुकलेट मिलेगी। बुकलेट खोल के लिखना मत, और उस पर सील भी नहीं, हाँ सील नहीं देता यूपीएससी, सील नहीं देता है। सो तुम्हें वो बुकलेट मिल जाएगी और पीछे से क्वेश्चन पेपर तुम डिटैच कर सकते हो। सो मैंने वो दिखाया था ग्लू व्लू लगा हुआ, क्वेश्चन पेपर डिटैच कर लो और तुम क्वेश्चन पेपर में तुमको जो गंध करनी है करो। तो मैं तो सबसे पहले कूद के जाके ग्रामर खत्म कर देता था, क्योंकि भाई वहां पे लिख लो उसके बाद एज इट इज वो टेप देना। तो ये पहला वो 5 मिनट को यूटिलाइज कैसे करता है मैं ये बता रहा हूँ हमारे इसमें पेपर में। और उसमें क्या करना, क्वेश्चन पेपर उसमें शायद क्वेश्चन पेपर नहीं खोलने देते, अच्छा वो देख लेना पेपर 1 में क्या है। पेपर 2 का 5 मिनट में ग्रामर कर लेना जितना कर सकते हो, अगर तुम मेरा वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि ठीक है ग्रामर जस्ट किया है, ग्रामर खत्म कर लिया, पहली चीज़। ये तुम्हारे क्वेश्चन से अलग मैं बता रहा हूँ। दूसरा, इसी में एस्से चूज कर लेना, बाद में एस्से में बहुत दिमाग खपता है। जब तुम बहुत पेपर्स लिखोगे तो फिर तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम्हारा कुछ स्ट्रांग होल्ड हो गया है, सिक्योरिटी या फिर लेट्स से हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हर साल एक कुछ वियर्ड सा ऐसे आ ही रहा है, या फिर कुछ तुम्हारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे फेवरेट हैं, डेमोक्रेसी वगैरह पे, कुछ लोगों को डेमोक्रेसी लिबर्टी पॉलिटिकल टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। सो अगर ये तुम्हारा फॉर्टे है, तुम्हें पता है कि तुम इस पर अच्छे लिख लोगे, तुम्हें कोट्स आते हैं, तुम्हें एग्जाम्पल्स आते हैं, और तुमने ना 2 3 ऐसे ऐसे इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी लिखे हैं, दिस इज अ गुड इनफ रीजन टू गो फॉर दैट टॉपिक। सो 6 में से 2 सबसे लीस्ट, जिनसे तुम्हें अपनापन नहीं आ रहा एकदम ही, या तुम्हें समझ नहीं आ रहे, उनको काटो, 6 में से 4 पिक मत करो, 6 में से 2 कैंसिल कर दो, जो 4 बच गए अब वो तुम्हें लिखने ही है। या फिर तुम ऐसे देख लो कि वो 4 ढूंढो कि मेरे को ये तो अच्छे से आता है, ये हो गया, या ये तो यार ये इस पे पक्का हाथ साफ है, ये हो गया, या इसके ना मैं कई डायमेंशन खोल सकता हूँ। दिमाग में एक बार स्पीशीज प्लस एथिक्स चलाना, तुम्हारा दिमाग अपने आप डायमेंशन फेंक फेंक के मारेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अजीब अटपटा टॉपिक था, मैंने दिमाग में स्पीशीज चलाई, मेरे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्या नहीं आया,
कुछ नहीं, हमारा नहीं है ना भाई सोशल, ट्राइबल्स का तो सोशल है। उन पे कूद जाओ कहीं, कुछ भी इंटरनेशनल कूद जाओ। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कटा तो सब चिल्लाने लगे, क्यों? बिकॉज दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, एंटायर अर्थ, नॉट जस्ट ब्राजील। ये सब एग्जांपल्स आते हैं। तो जब स्पीशीज तुम अपने दिमाग में बोलोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं इसको खोल सकता भी हूँ कि नहीं, या वो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। सो पहला है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, सबसे पहला क्रूशियल, तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या लिख रहे हो? क्योंकि 95% लोगों को समझ नहीं आता, फिर वो अनशंट लिख देते हैं, फिर उनके नंबर नहीं आते। पहला है समझ आ रहा है। दूसरा है कि तुम कितना फेमिलियर हो, यही है वो वर्ड है, फेमिलियरिटी तुम्हारी कितनी अच्छी है उस टॉपिक से। ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। जब तुम ज़्यादा ऐसे लिखते हो तो तुम ज़्यादा टॉपिक से फेमिलियर हो जाते हो, इसीलिए तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, तो फिर तुम इजीली पिक कर सकते हो। और नहीं समझ आ रहा फिर तो उसको काट दो। तो बस 2 काटना, 4 अपने आप पिक हो ही जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही करना, और इसको ना प्रैक्टिस करो। ये जो मॉक्स वॉक्स दे रहे हो उनमें मॉक्स में ऐसा दो कि 6 हैं और फिर तुम 4 पिक कर रहे हो। सो इसको ट्राई करो, ये हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इशू नहीं है। और 3 ही पेज, यार 3 पेज तो तुम किसी पे भी लिख दोगे सच्चाई ये है दिक्कत ये है कि बहुत गंदा लिखोगे, ये दिक्कत है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही डाउट है मेरा नेक्स्ट, कि जब ऐसे आपने लास्ट में रखा है सिलेक्शन के लिए, जब टाइम इन अनफॉर्चुनेट टाइम कम हो जाए पर पेपर कंप्लीट तो करना है, हम्म। तो ऐसे में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वो बैड इंप्रेशन एग्जाम में सर नहीं होगा सर, नहीं नहीं कि नहीं, पेपर अब कंप्लीट तुम करना है अब कंप्लीट। तुम वो देखो, अब तुम सुमित वो भिखमंगे हो जिसको नंबर चाहिए, ठीक है हाँ टाइम नहीं, सही है सर, शर्म वरम गई तेल लेने, ठीक है सही है। मुझे दो नंबर कचरा लिखो और पेज भर के आओ ठीक है, मतलब अब मेरे पेपर को चाहिए कंप्लीट तो नंबर। करना ही है, क्योंकि छोड़ के आओगे तो क्या मिलेगा? जीरो कुछ अनशन। जीरो ही मिलेगा। और इसका मैं पता एक जेन्युइन अच्छा लॉजिक देता हूँ, कचरा लिखने पे नंबर क्यों मिलते हैं, इसका एक जेन्युइन बहुत अच्छा लॉजिक है। हर टीचर ना, और कुछ अप्रिशिएट करे ना करे, इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करता है कि लौंडे ने एफर्ट डाला है, स्टूडेंट ने एफर्ट डाला है, हाथ पैर पटका है, तैर नहीं पा रहा है, डूब रहा है, दिख रहा है, लेकिन एफर्ट डाल रहा है। ये हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, खास करके जो लोग सीनियर होते हैं ना, वो हमेशा, तुमने नोटिस किया होगा, इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि यार कुछ किया, तो कुछ तो किया, बीट अराउंड द बुश करके आया, कुछ तो किया। ठीक है, वो एकदम ही ऑफ ट्रैक चला गया, कुछ कुछ लिखो, कुछ तो किया, 2 नंबर 3 नंबर, टाइम है, पेज है, लिखो, क्यों नहीं लिखोगे? ठीक है, ये लॉजिक है। और वो जो मैंने सेंटेंस का पहला गोल्डन रूल कि अब तुम वो एक्चुअल है, वो रियलिटी। ठीक है, तो कुछ लिखाना। सर और एक था लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे एक सजेशन जो पेपर टू में हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए, मतलब आप एक ऐसा कुछ जो कैंडिडेट मिस्टेक नहीं दोहराना चाहिए पेपर टू में, या कुछ टाइम उसमें स्टैम्प एक। करना, हाँ, सबसे मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं, तुम बस वो मत करना, तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% में आ जाओगे। पेपर कंप्लीशन सबसे बड़ा दिक्कत है, उसमें सबसे जो क्रूशियल चीज़ है वो यही है कि तुम्हारे टाइम स्टैम्प फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अब पेपर 2 के लिए ना एक सबसे जो अब दिक्कत क्या है कि पेपर 2 की तैयारी पेपर से 1 हफ्ता पहले खत्म हो जाती है। तुम लास्ट के वीक में मॉक्स तो लिखोगे नहीं, सिर्फ रिवाइज कर रहे होगे, तो रिवाइज मोस्टली किसका कर रहोगे? पेपर 1 का, पेपर 2 का थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करोगे, देखोगे। सो पेपर 2 की तैयारी 1 हफ्ता पहले ही खत्म हो जाती है। सो जो नेक्स्ट 2 वीक हैं उसमें तुम कितने पेपर लिखने वाले हो, इससे ये डिटरमाइन हो जाएगा कि तुम्हारा उस दिन कैसा पेपर जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्टी रिफिल्स वाला रूल है, बेसिक। सो अगर तुम्हें जेन्युइनली पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो फिर तुम्हें नेक्स्ट 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा वो मतलब एफर्ट डालना होगा, पेपर 2 लिखो। और एफर्ट उस सेंस में नहीं कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वो 3 ही घंटे लगेंगे। एफर्ट मेंटली तुम थकोगे। वो जो 3 घंटे होते हैं ना, मैं यहाँ के अभ्यास लेखन को पता है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि वो बात ठीक है कि चेक कर रहे हैं हेमंत सर, और मेरे को पता है क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी अच्छी, वो सब ठीक है, बट वो जबरदस्ती लिखवा रहे हैं यार। कौन जबरदस्ती लिखवा रहा है सीएपीएफ के फील्ड में? 3 घंटा कैमरा ऑन रखो, लिखो, जैसे ही 3 घंटा खत्म हो जाएगा पेपर खत्म, अब बस सबमिट हो गया, पेन ड्रॉप। ये जो सिमुलेशन है ना, अगर तुम इससे कहाँ भाग के जा पाओगे? तुम बस आ जाओ, कचरा लिख दो, यही है ना, शर्म आती है कि हम नहीं लिख पाएंगे, गंदा लिखेंगे। गंदा तो लिख, उस दिन तो तू बहुत गंदा लिखने वाला है, तुझे अभी पता ही नहीं है तू उस दिन क्या लिखने वाला है उस दिन का पेपर तो मेरे हाथ लग जाए तो मैं ना देखूं अपना पेपर, लेकिन 100 के ऊपर नंबर है। और ग्रामर मेरी, मैं बिना रिवाइज के चला गया था ग्रामर, मतलब मैं मेंस दे रहा था, तो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे।
प्लस मैंने होप नहीं किया था कि पेपर अच्छा चला जाएगा, तो मैंने कहा अब जब हो ही नहीं रहा तो एकदम ही नहीं करेंगे प्रिपेयर। तो मैं उस जोन में था। तो उसके बावजूद 100 के ऊपर नंबर है, सो वो रिलेटिव गेम है। सो अगर तुम्हें लग रहा है, एक ये भी एक इशू आएगा। तुमने सुमित ये अच्छा सवाल पूछा था, ऐसे कैसे पिक करते हैं। अगर 6 में से 4-5 टॉपिक इतने अनकन्वेंशनल या डिफिकल्ट दे दिए कि हिल ही नहीं रहे हैं, पैनिक मत करना। किसी से नहीं हिल रहे हैं, सब कचरा लिखेंगे, ठीक है, सबके मार्क्स यूपीएससी इन्फ्लेट करेगा। वो 70-70 तो दे देगा यार सबको, 50 तो बेयर मिनिमम लिमिट है। तो वो सबके मार्क्स इन्फ्लेट होंगे। सो अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत वियर्ड आ रहा है, डिफेंस का एक भी सवाल नहीं आया, सिक्योरिटी से एक टॉपिक नहीं आया और तुम एकदम ही ऑपरेशन सिंदूर रट्टा मार के गए हो, कुछ नहीं फंस रहा पैनिक नहीं करना है। वो सबके लिए वैसा ही है पेपर। तो बस बार बार यही बोलना आ रहा है। ये एकदम गोल्डन मंत्र है, ये मैं लास्ट वीक में बताने वाला था, बट अभी से सुन लो। जो सवाल मुझे नहीं आता वो मेरे रूम में किसी को नहीं आता, मेरे बिल्डिंग में किसी को नहीं आता, मेरे सेंटर में किसी को नहीं आता। अब करो। चाहे वो पेपर 1 हो, फिर तुम अपने टेक्निक्स पे उतर आओगे तो वो बस तुम्हें ही आती हैं। नहीं तो फिर तुम उतर आओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ पेज भरने के लिए, क्योंकि एफर्ट के नंबर मिलेंगे सर ने कहा है। तो एफर्ट के नंबर मिलेंगे तो कुछ भी लिखेंगे, लेकिन एफर्ट तो डालेंगे। तो बस ऐसे ही खेलना है। ठीक है, सो पेपर 2 कंप्लीट कराना। वो तुम्हारी बात सही है कि पेपर तो कंप्लीट करना है, तो हाँ पन्ने भर आना। और उसके लिए परेशान मत होना कि ठीक है वो क्या होगा कैसा है क्या है, कराना बस। और अभी 2 हफ्ते बहुत एफर्ट डालो। वो स्वेट इन पीस वाला वो कोट सुना होगा, ब्लीड इन वॉर। जितना अभी करोगे वहाँ उतना कम ब्लीड करोगे। तो ये लिटरली अभी नेक्स्ट 2 वीक्स ये डिटरमाइन करेंगे कि तुम वहाँ कितना कंफर्टेबल रहोगे। ओके देन सुमित, आई थिंक दैट्स ऑल। Yes, sir. फाइन Thank you. फाइन फाइन। या Piyush, you can unmute and then ask your question. Jain sir, I hope I'm audible. Yes, 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 you are. Sir, first of all, congratulations on your rank and thank you so much for guiding us so well. अरे यार ठीक है ठीक है Sir, अभी मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप, आज ही ज्वाइन किया इनफैक्ट. Sir, my primary concern these days is mathematics. Sir, mathematics बहुत अच्छा फोटे नहीं रहा है. मैं सिविल सर्वेंट का भी स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ पे भी मैथ्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है. सर इन लास्ट दिनों में क्या टिप्स रहनी चाहिए कि मैथ्स थोड़ा सही रह जाए? अच्छा, तुम्हारा बाकी सब कुछ सॉर्टेड है? हाँ सर, मोर और लेस. जीएस ठीक है. भाई इस साल प्री दिया था ना? यस सर. हाँ ठीक है, तो मतलब बाकी सब कुछ तो हो गया, तो वो सर रिवाइज कर लोगे। पेपर 2 लिखते रहना। पहले तो वो है, पेपर 2 लिखते रहना। और मैथ्स के लिए ना बहुत ज़्यादा पैनिक वैनिक मत करो। और 2022 2023 के पेपर को बेस मत बनाना, ठीक है। वो एक्चुअली में डिफिकल्ट था। उसका मैथ्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ओके ये, सो वो उसको वो मत बनाना, उसको बेंचमार्क मत रखना। बाकियों को देखना, 24 22 21 इनके पेपर्स देखना, इनके क्वेश्चंस देखना। अगर ये थोड़े बहुत हो रहे हैं तो कर लो। वरना लास्ट Q&A का ना सेशन थोड़ा बढ़ा के देखना। एक किसी ने मैथ्स का सेम ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करूं। तो मैंने ना उसमें 5-7 आई थिंक टॉपिक लिखवाए थे कि ये वो यूपीएससी के रीसेंट फेवरेट टॉपिक्स हैं, बस इनकी छोटी छोटी वीडियोस या कुछ क्लिप्स विप्स देख लो, इनको प्रिपेयर कर लो। और इनके 2024 21 22 इनके ये सब क्वेश्चंस कर लो, 2020 इन सब के क्वेश्चंस कर लो। और तुम मोस्ट प्रोबेबली 25 में यही टॉपिक्स अगर रिपीट होते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट एकदम ही अजीब सा कुछ पूछ रहा है, तो फिर तो कोई क्या ही कर सकता है, फिर कट ऑफ कम जाएगी। तो उस केस में भी ठीक है, वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। सो वो वाला एक बार ना यार वो क्वेश्चन रेफर कर लेना, उसमें मैंने 5-7 टॉपिक लिखवा दिए थे। वो लिखवा दिए थे तो वो पॉज करके देख लेना। सो वहाँ से तुम्हारा मैथ्स एक काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा। और मैथ्स के लिए उतना इशू मत लो, वो अगर वो डिफिकल्ट आया तो सबके लिए होगा, अगर वो इजी आया तो तुम वैसे भी कर लोगे ठीक ठाक। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का लॉस होगा, वो तुम जीएस में कवर अप कर सकते हो इजीली। पेपर 2 लिखते रहना, उसको नेग्लेक्ट मत करना। वहाँ पे 30 नंबर का फर्क आ जाएगा तुम्हारे, या तो 70 होंगे या 100 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। सो ये एक बहुत फ्लक्चुएशन है। ओके, नाउ मनीष, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो, बढ़िया बढ़िया, बताओ। सर एक्चुअली सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था सीएपीएफ. तो सर मैथ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है मेरी. तो सर ओके लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 60 मार्क्स. अभी मैंने अपनी मार्कशीट देखी थी तो सर मैथ्स का मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं करा था.
और ऐसा मतलब सारे मैंने सुना, जैसे यूट्यूब में भी वो कह रहे कि मैथ्स वाज इजी, मैथ्स वाज इजी। तो सर बट अभी के लिए तो सर मैंने मैथ्स प्रिपेयर करी है, बट सर फिर भी ऐसा हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा थोड़ा। बट सर आई हैव गिवन अलग से स्लॉट रखा है मैंने एक, मतलब दिन में मेरे को 3 घंटे मैं मैथ्स ही करूंगा, चाहे वो पी वाई क्यूज हो, चाहे या फिर उससे कुछ भी रिलेटेड हो। ओके। तो सर इसके लिए अभी सर ये क्या है कि हम सिर्फ पी वाई क्यूज पे ही रहें, पी वाई क्यूज को ही बार बार करते रहें, या फिर अलग से भी और क्वेश्चंस उठाएं, या फिर सिर्फ पी वाई क्यूज ही करें ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले मैं तुम्हारे मैथ्स वाले क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, फिर मैं ये देखूंगा कि तुमने अटेम्प्ट कितना किया, क्योंकि 60s में मार्क्स क्यों आए, और मैथ्स तुमने पूरा क्यों स्किप किया। ठीक है, पहले मैथ्स वाले का आंसर सुनो। यार मैथ्स में ना तुम्हारे पास ज़्यादा सवाल है नहीं, तो पीवाई क्यू को तुम बेंचमार्क बना सकते हो मनीष, कि तुमने जो प्रिपेयर किया, क्या उससे 24-23 हटा दो, 24-22-21 का पेपर, 21 के सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो तुमने एक बार सॉल्व कर लिया, 2 बार सॉल्व कर लिया, हो गया, पीवाई क्यू इतना ही है, ठीक है, हो गया, काम बन गया। अब तुम प्रैक्टिस करो बाहर के सवालों से, बट बहुत वियर्ड सवाल मत रखना, डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही रखना, वो तुम फील कर लोगे क्योंकि तुमने क्लासेस लिए, तो ठीक है। कहीं ढंग से लेना, तो वो देख लेना कि डिफिकल्टी लेवल वही हो सीएपीएफ वाला, और इसी के आसपास हो, तो उसको सॉल्व करते रहो। अगर वो हो रहे हैं तो फिर पीवाई और पीवाई क्यू तुम्हारे ऑलरेडी हो गए हैं, तो फिर तुम उस दिन कर लोगे, और नहीं कर पाते हो तो फिर वो वही हो गया, फिर तो ठीक है यार, मेजॉरिटी लोगों से वैसे भी नहीं होंगे, कट ऑफ गिर जाएगी, बात खत्म। मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक मत करो, मैथ्स बस एक सेक्शन है, मैथ्स छोड़ के मत आओ, करके देखो, थोड़ा बहुत हाथ पर पटको, ये प्री कंसीव नोशन के साथ मत घुसो कि मैथ्स इजी है या मैथ्स डिफिकल्ट है, या मुझसे मैथ्स के 2-3 कंटिन्यूअसली बैक टू बैक सवाल नहीं हुए, इसका मतलब इस साल इन जनरल मैथ्स डिफिकल्ट है। ये नहीं होता है। मैथ्स के इजी वाले सवाल अगले उसमें एक साथ उसने क्लब करके रख दिए, और तुमने उसको वो प्री कंसीव नोशन की वजह से टच ही नहीं किया, घर आके पछता रहे हो। हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली वैसे फोकस करना है, मतलब कुछ होती है ना यार, कुछ खराब डिलीवरीज होती है, उस पर चौका लगता है, उसके बाद फिर 5 बॉल तुम डिफेंड ही करते रह जाते हो, तो तुम्हें नहीं पता कौन सा बॉल है जिस पे तुम स्कोर करोगे, तो वो बॉल जब हो जाए वो तब फिर देख डिसाइड करना होता है, पहले से नहीं। तो ये देख लेना, वहाँ वहीं पे जाके देखना, और प्रैक्टिस करो, बाहर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब दूसरा, तुमने अटेम्प्ट कितने किए थे यार लास्ट ईयर, अगर तुम्हें याद हो। सर लास्ट ईयर सर मेरे 100 के आसपास थे, 100-105। ओके, हाँ तो यार अटेम्प्ट तो ठीक है, अगर तुम इसके बाद मैथ्स और अटेम्प्ट करते हो तो फिर तुम्हारा अटेम्प्ट का नंबर एक अच्छा ठीक ठाक बन जाएगा। सर एक्चुअली सर मैं मुझे सर इतना मैथ्स का फेयर इतना ज़्यादा था, तो मैंने पहले से ही किया कि मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करना और जीएस पे ही फोकस करना है। तो जीएस पे मैंने सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कर रखी थी सर, एग्ज़ाम में भी तो टाइम भी नहीं मिला वैसे भी, मतलब मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा था पेपर वन में। हाँ, बट मैथ्स के कुछ लो हैंगिंग फ्रूट भी तो हैं, जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारे वो भी तो चले गए। अगर 14 मुश्किल सवाल भी यूपीएससी ने पूछे, लेट से इस साल 15 सवाल आए और बहुत मुश्किल है, तो भी उसमें से 5 तो डुएबल होंगे, 15 के 15 थोड़ी मुश्किल होते हैं यार, 5 तो डुएबल होंगे, 10 मुश्किल होंगे, इसलिए लोग कह देते हैं कि ओवरऑल मुश्किल था पेपर। वो 5 तो आइडेंटिफाई करो। और ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, यूजुअली क्या होगा, वो इस साल 16-17 सवाल पूछेंगे, उसमें से 10-12 सवाल इजीली हो जाएंगे, 6-7 में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, और वो भी मीडियम डिफिकल्टी के होंगे। उनको परेशान, वो तुमको मतलब परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तुम्हें टटोल रहे हैं कि तुम घबरा के भाग तो नहीं गए। ठीक है, तो भागना नहीं है, रन युद्ध छोड़ना नहीं है, वो वहीं टिके रहना, ठीक है, वो कुछ हाथ पैर मारना, देखना मैच हो जाएगी, और बाहर से प्रैक्टिस करो, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा होगा होगा। सर एक मेरा सर जीएस के रिलेटेड था सर। पूछो पूछो। अभी सर मैंने सर एक ना दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है सर, वो मैंने टॉपिक वाइज सारे पी वाई क्यूज कर लिए हैं, मतलब ये एनडीए सीडीएस सीएससी के भी। तो बट सर वो जैसे मैंने 2 मंथ्स 3 मंथ्स बैक करे थे, तो उसके बाद अगला सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करे, तो अब सर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सारा कुछ कर लिया फिर भी यार कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे अभी इस टाइम पे लग रहा है। तो सर अभी जैसे सर रिवीजन में जा रहे हैं सर, जैसे सर मैंने अपने स्लॉट्स बना रखे हैं अलग से, सुबह अर्ली मॉर्निंग सर 4:30 से मैं 7:30 तक साइंस ही करता हूँ सिर्फ, और उसके बाद लाइब्रेरी आके मेरा, या फिर मैं आपके लेक्चर्स लगा रहा हूँ ये बैच पहले, और सर उसके बाद या फिर दोपहर में पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी में से एक हो गया, फिर दोपहर में इंग्लिश होगी, और रात को सर मैं करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिवीजन में दिक्कत क्या आ रही है।
सर रिवीजन में मुझे ये है कि अभी सर हमें वो फिर से पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, वो मतलब रिवाइज करने चाहिए टॉपिक वाइज, या फिर सिर्फ अपने नोट्स पे ही रिलाई करना चाहिए? उसमें कुछ अंडरलाइन या ऐसा कुछ कर रखा है? सर मैंने मार्क कर रखे हैं जो वाले हाँ तो उस टाइम पे बस, सॉल्व नहीं हुए थे। हाँ हाँ, तो जो नहीं हुए वो कर लो, कर लो ऐसा कुछ, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ है यार। लास्ट के 4 हफ्तों का रूल क्या है कि कुछ भी वो मत करो जो अभी तक नहीं किया और वो बहुत ज़रूरी नहीं है, वो मत करो, ठीक है। जो किया हुआ है वो तो कर सकते हो ना, और वो तो वैसे भी एग्जाम में आएगा, तुम्हें टाइम भी कम लगेगा। तो एक बार ओवरऑल कैलकुलेट करो कि तुम्हें टोटल टाइम कितना लगेगा वो करने में, सारी बुकलेट्स करने में, और उस बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि वो किया जा सकता है या नहीं। तुम्हारे अगर शेड्यूल में कहीं वो फिट हो जाए, क्योंकि देखो अब पता दिक्कत क्या है तुम लोगों का, मैंने लास्ट में बहुत एम्फेसिस डाला था लास्ट Q&A में कि रिटन प्लान बनाओ। अब ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम सब ने रियलाइज किया होगा जिसने भी रिटन प्लान बनाया होगा कि भाई पैक्ड है एकदम, वाटर टाइट पैक हो रखा है प्लान, जगह नहीं है इसमें एक भी दाना अब एक्स्ट्रा ठूसने की। और मन कर रहा है या कुछ एक नया सामान आ गया जो लग रहा है कि यार ये डाला, ये कैसे, मतलब इसके बिना कैसे चले जाएं यार हॉल में। तो पहले ये बताओ निकालोगे क्या? ठीक है, अपने शेड्यूल में से कुछ एक काटो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कंपेयर करो कि ये जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे हिसाब से मैंने काटी है और ये जो नई चीज़ मैं डाल रहा हूँ, ये फोमो में डाल रहा हूँ कि ये वाकई में इस लीस्ट इंपॉर्टेंट से भी लेस इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो फिर वो फालतू है, वो बस फोमो है, उसको हटाओ। वो दृष्टि की बुकलेट क्योंकि तुमने कर रखी है इसलिए अब तुमको लग रहा है कि यार वो वेस्ट जा रही है, मैंने किया और अब मैं रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में हिट नहीं करेगा। तुम क्या नहीं करोगे तो तुम वो बुकलेट करोगे, इससे ये डिसाइड होगा कि तुम्हें वो बुकलेट करनी है या नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अब से सारे काम ऐसे ही करने हैं सबको, कि मैं क्या नहीं करूंगा तो मैं ये काम करूंगा या करूंगी, ये डिटरमाइन करेगा कि ये काम एक्चुअली में ज़रूरी है या नहीं। सो ये है वो पैरामीटर, ये है वो बेंचमार्क। ठीक है, सो मनीष ये अब तुम्हारा कॉल है कि तुम क्या काटोगे तो वो घुसेगा, और वो जो कट के निकल रहा है उसमें कितना लॉस होगा, और अब ये जो आ रहा है ये क्या है। ठीक है, सो ये इट्स योर कॉल। फाइन, थैंक यू। यस Nishu, you can ask your question. Please unmute. Okay, fine. Saurav, you can ask your question by unmuting. इवनिंग सर। Evening, good evening. सर एम आई ऑडिबल? Yes, you are. सर मुझे 3-4 क्वेश्चंस थे मेरे। तो एक तो ये है कि सर जो भी आपने टेक्निक्स बताई वो तो मैंने कर लिया है और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से वो चीज़ें बताई हैं। तो उसका मैंने 8-9 साल पेपर्स पे लगा लिया है। हम्म। तो ये चीज़ मैंने सीएससी में भी 24 में भी किया था, 25 में भी किया था। पर एक जो मैं पैटर्न जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इस चीज़ के साथ, जो मेरे साथ होता है कि मतलब 1.5 आवर्स तो मेरे सही चलते हैं, उसमें मेरा दिमाग काम करता है, ये चीजें मुझे दिख जाती हैं। पर जब आधे घंटे में, जैसे सीएपीएफ की अगर बात करें, 25 मिनट में लगभग 35 या 40 क्वेश्चन बचते हैं मेरे, एक सेकंड जिनपे रुक जाओ, मुझे। 25 मिनट में तुम्हारे 35 सवाल सेकेंड रीडिंग के बच रहे हैं कि फर्स्ट हाँ, रीडिंग वाले? सेकेंड रीडिंग के बच रहे हैं। ओके ठीक है, परफेक्ट है। पहला राउंड मैंने कर लिया, हाँ फिर ठीक है। सेकेंड राउंड में मैं मैथ्स करता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड वाले में हाँ जिसमें समझ मेरे गया। बच्चे हुए हैं। तो क्योंकि कम टाइम, मुझे लगता है कि टाइम कम है, 25 मिनट में 35, तो उसमें ये चीजें मुझे दिखती नहीं है। जैसे 24 में मैं अच्छे से मैं ये चीजों पे मैंने ध्यान दिया था, सीएससी में भी, सीएपीएफ में भी। 25 में तो एग्जाम हॉल में मतलब ये चीजें नहीं दिखती, मैं पीआईक्यू कितना भी लगाओ लास्ट में मेरे से काफी निगेटिव हो जाता है इस चीज के चलते हुए। जो भी समझ में आ रहा है, इतना टाइम रहता है कि बस क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देने का समय रहता है। उसमें कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है ये चीज, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा, अगर बहुत मैं ज्यादा समझ गया, सोचना है तो। नहीं मैं ऐसा। समझ गया। इसमें दो दिक्कत हो रही है, एक, तुमने इनकी प्रैक्टिस कम की है इसीलिए तुम्हें ये पकड़ने में टाइम लग रहा है। देखो ओके। मैं ये चीज़ पकड़ सकता हूँ 20 सेकंड में, हम्म। एक सवाल में पूरा रीड करके सारे कीवर्ड्स पकड़ के आंसर भी टिक मार दूंगा अगर वो हमारे टेक्निक से हो रहा है तो 20 सेकंड में, क्योंकि हम्म। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा साफ है इस पे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम 40-50 सेकंड में पकड़ लो। 40-50 में तो पकड़ दो, 40-50 को मल्टीप्लाई करो 35 से तो 25 मिनट ही आएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, प्लस तुम ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार रीड कर चुके हो तो तुम्हारे लिए नया तो है नहीं।
ऑलरेडी सर। तुमने कुछ कीवर्ड्स पकड़ लिया फर्स्ट राउंड में, बट तुम फाइनल आंसर पे नहीं आ पाए, यही दिक्कत है ना सौरभ। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा पेपर छूट रहा है। ठीक है। अब जो भी मॉक दोगे खुल के खेलो, छूट ठीक है। जाएगा ना, मॉक ही तो है, यस सर। छूट जान दो। पहले तो अपने तुम खुल के खेलो, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि नहीं छूट रहा है यार, मैं ठीक जा रहा हूँ। ये तो ठीक है। सिचुएशन सबके साथ होती है कि सेकेंड रीडिंग में जितने मिनट हैं उससे थोड़े ज्यादा सवाल बचे हैं, प्लस उनका ओएमआर भी भरना है। ठीक है। तुम उसको वैसे ओवरवेल्म करने दे रहे हो, इस फीलिंग को तुम अपने लिए हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर, इसीलिए यस। दिक्कत आ रही है कि तुम्हें लग रहा है यार ओएमआर भी भरना है, 35 सवाल है, मिनट 25 है। यार जब पेपर शुरू किया था तो 120 मिनट थे और 125 सवाल थे। वो यस। तो फिर तो तुम उस लॉजिक से तो तुम कभी थे ही नहीं ट्रैक पे। यस सर। वो तो हमेशा यही सिचुएशन रहेगी, और ये तो सेकेंड रीडिंग के सवाल है, बहुत जल्दी होंगे। नहीं हो रहे हैं ऐसी खटाक से मारो, आगे बढ़ो। मॉक ज्यादा दो पेपर वन के, और ये करके देखो, इजिली ये होगा। सिविल में भी आई थिंक तुम्हें स्पेस कंस्ट्रेंट, लास्ट में टाइम कंस्ट्रेंट फील हो रहा होगा। सर। है नहीं तुम्हारे साथ, है नहीं टाइम कंस्ट्रेंट। वैसे तुम अटेम्प्ट कितने कर रहे हो सीएपीएफ में 125 में से? लास्ट ईयर कितना किया सर था? लास्ट ईयर तो मैंने 91 ही किया था। यार ये तो तुम बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हो। बाकी जब अब पीवाईक्यू लगा रहा हूँ तो मैं उसमें पूरे ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पिछले 10 साल के जो भी लगाए थे। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा, तुम्हारी बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई? मैं एक रेडिकल चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ तुम्हें। हाँ बाकी सर। चीज़ सॉर्टेड है? हाँ सर। सब हो गया? पेपर टू थोड़ा लिक्विक लियो, ठीक है सब? हाँ सर। तो तुम्हारे पास ये टाइम का दिक्कत है ना, हाँ, तो ये बस मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा रेडिकल है इस पॉइंट पे, नॉर्मल लोगों के लिए, बट तुम्हारे लिए काम करेगा। पेपर उठाओ ढंग के, अच्छे अच्छे कोचिंग के उठा लो, कुछ ढंग ढंग के पीसीएपीएफ के पेपर। कोई सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग तुम्हारा जैसे मन है, जो करना है करो, लेकिन मुझे पूरा पेपर खत्म चाहिए, 125 सवाल खत्म चाहिए, अलोंग विद ओएमआर फील्ड, हम्म। 1 घंटा 30 मिनट में। ठीक है। ठीक है, ये करो 5 पेपर पे। ठीक है सर। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे मारोगे। 125 सवाल रीड करके टिक करके ओएमआर भर के एट द एंड ऑफ द 1 घंटा 30 मिनट मुझे चाहिए, ये करना 5 पेपर में। अगर ठीक है। तुमने कर लिया तो फिर तुम्हारा वो स्पीड खुलेगा। होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अभी सुनने में बहुत फैंसी लग रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा दिमाग ओवर थिंक करता है, सेम थॉट को वो 3 बार 4 बार फेंक के मारेगा। सो हमने स्टक हो जाते हैं, ये लोगों के साथ होता है। क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी, कोई नया आइडिया नहीं आया, वही हाँ। आइडिया जो सबसे पहले आया था वही फिर से आया, वही फिर से आया, वो 3 नहीं 4 बार आ गया, तुम्हारा गया 40 सेकेंड। हाँ कुछ सर, यही नहीं होता आया है, है। यही होता है। अब 1 घंटा 30 मिनट में कैसे करोगे? पहला पेपर छूटेगा, हम्म। दूसरा पेपर कम छूटेगा, तीसरा और कम छूटेगा, चौथे पांचवे जस्ट कंप्लीट होंगे। अब उसको फिर जब तुम 5 पेपर ये दे दोगे कायदे से, तो ये लोग बहुत पहले से, मैं सजेस्ट करता हूँ कि 3 महीने पहले से, बट टॉप ही अभी मारा हूँ, कोर्स ही अभी निकला है, तो क्या बोलूँगा। तो ये अभी करोगे तो अब 5 ही में करो। और जब तुम ये 5 तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा ना वो ओवर थिंक का वो खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। सो ये तुम पे काम करेगा, प्लस तुम्हारी बाकी चीज़ें सॉर्टेड है, तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी अभी यही है, ये तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स जो इंक्रीज होंगे वो यही होंगे। सो 91 से बढ़ के 105 110 तक जाएगा। जब हम्म। तुम्हारे पास लिबर्टी होगी टाइम की, तुम्हारे साथ दिक्कत टाइम का हो रहा है, वो भी तुम्हारे दिमाग में है। हम्म। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, तो तुम उसे कंट्रोल करो पहले तो ये ऐसे करो। जब तुम छठा पेपर दोगे नॉर्मल 2 घंटे में, सडनली यूल बी लाइक कि यार ये तो आराम से हो रहा है, मतलब 35 मिनट में 35 सवाल, ये तो सब हो गए, खटाखट हो गए सब। ठीक है, अब क्योंकि दिमाग को तो वही आदत है ना, तो वो ऐसे ठीक जाएगा। ठीक है, सो अभी 7 8 पेपर, कम से कम 8 पेपर रखो, 5 ऐसे दो जबरदस्ती, 3 नॉर्मल देना। ठीक है और सर। लास्ट में जो मैंने कहा है वो तो देखो सबको करना है, ये नॉन निगोशिएबल है, ये ब्लंडर प्लीज कोई मत कर देना। लास्ट हफ्ते के क्या बोला था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में से कोई 2 दिन, कोई जो अब तुम्हारा जैसा शुभ मुहूर्त निकले, 2024 2023 टेक्निक लगा के ओएमआर भरते हुए, नॉर्मल जो 3 स्टेजेस बताए, पहले नॉलेज फिर वो करके करना है, तो वो कर लेना। ये तुम्हें उसके अलावा ये 8 पेपर करने हैं सौरभ, ठीक है? पहले ठीक 5 है। ऐसे, बाकी के 3 नॉर्मल 2 घंटे में। डन। ठीक। ये ट्राई ठीक। करो, ये थोड़ा रेडिकल आइडिया बट ये वर्क कर जाता है। ठीक है ओके सर। नाउ और फाइन। एक चीज ये पूछना था सर, कि आपने बताया था ज्योग्राफी में लगभग पैटर्न रिपीट होता है 2 3 साल बाद, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आया था। और इंडियन ज्योग्राफी में किस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं रिवाइज करने के हाँ तो समय? बस परफेक्ट।
ये वाला साल 2025 है, 3 यस। साल पहले था 2022। 2022 में इंडियन ज्योग्राफी पे किस पे चोट मारा वो देख लो। वह यही है आंसर। पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो सवाल भी रिपीट होगा, टॉपिक भी रिपीट होगा। बेसिक प्रीमाइस। वैसे मैं बता देता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी पे चोट मारते हैं। तुम देख लेना, फिजिकल मैंने हवा में बोला है वो, बट अच्छे से देखना कि वो कौन कौन से फिजिकल में क्या क्या। ठीक है, वो देख लेना। वैसे मोटा माटी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो है, वो इस साल मेरे को लग रहा है कि वो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा ज्योग्राफी में। अब ये यूपीएससी का ही पैटर्न है, अब वो उससे भटक गया तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी देख लेना उसको, थोड़ा तमीज से करके जाना। तुम्हें करना है क्या, रिवाइज ही करना है, वो एक दो बार देख लेना। ठीक है सर। और एक चीज ये था सर कि आपने बताया आपने पिछली बार मेंस दिया था, तो उसके पहले जब पेपर देने के हो गया तो लगभग मेंस मोड में ही रहे होगे, सब कुछ यूपीएससी मेंस के लिए ही पढ़ रहे होंगे। तब फिर आपका क्या माइंडसेट था, क्योंकि रिवाइज हो सकता है ना किया हो, मतलब सीएससी प्रीलिम्स के बाद फिर इसके पेपर 1 के लिए, तो उस समय आप क्या सोच के जाते थे? यार मेरे लिए ना लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है, क्योंकि मेरे को दो चीज़ों से अब डर नहीं लगता। एक तो ये, मेरे साथ ये दिक्कत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक मैं है। इस बार सी सेट में भी 80 सवाल मार के, इस बार तो नहीं, मतलब 24 में मैंने 80 सवाल किए हैं, 78 तो सॉल्व हो गए मुझसे, फिर मैंने दो ऐसे ही मार दिए। मैंने कहा अब क्या है, इनको क्या छोड़ोगे, कुछ छोड़ना ही नहीं है, तो ये सॉर्टेड हो गया। 125 सवाल करने हैं। दूसरी, मेरे को अब फेल होने से डर नहीं लगता। मेरे को बहुत सिंपल है। मैं इसलिए भी पेपर में अब पैनिक नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जितनी बार लाइफ में जितने उन्होंने एग्जाम दिए, उससे ज़्यादा बार तो मैं फेल हुआ हूँ। तो हम्म। मतलब वो डेडपूल बन गया हूँ, तो मेरे को ये दिक्कत नहीं है। सो जब मैं पेपर में जाता हूँ तो ये एक अच्छा, ये बहुत अच्छा टिप है, ये भी मैं लास्ट वीक के लिए ही बचा के रख रहा था, बट सुन लो कि पेपर में जब पैनिक कर रहे हो, मतलब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के जस्ट पहले, मैं ये अपने आप को बोलता हूँ कि मेरे साथ आज वर्स्ट क्या होगा, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, यही है ना। इससे ज़्यादा गंदा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाऊंगा। तुम मुझे फेल ही तो कर सकते हो, मैं नेक्स्ट ईयर फिर आ जाऊंगा। फिर क्या करोगे, फिर फेल को मैं फिर आ जाऊंगा। मैं अनकिलेबल हूँ। मेरे को कितना, मैं क्या करोगे मेरे साथ, फेल कर दो मैं फिर आ जाऊंगा। तुम कर दो दूसरे के पास चला जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा, फिर फेल कर दो फिर चला जाऊंगा। अब इस आदमी को कैसे हराओगे यार, ये तो पागल आदमी है भाई तो ये इस मेंटेलिटी के साथ मैं घुसता हूँ पेपर में। सो मेंस पढ़ा कुछ नहीं है सीबीएफ के लिए, कोई उम्मीद भी नहीं थी। दिमाग में भी एक हवा बना था कि भाई ग्रुप ए पेपर है, यूपीएससी का है, कैसे जा रहा है, मतलब तू ग्रामर तक नहीं पढ़ा है, किस दम पे जा रहा है, किस चीज के उस पे जा रहा है। साइंस भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि साइंस तुम्हें पता है सिविल में नहीं आती ऐसी साइंस। कुछ नहीं किया है, मुंह उठा के बस चले गए मुंह पे पानी मार के कि वो ठीक है देखेंगे। क्योंकि क्या कर दोगे तुम, फेल कर दोगे ना। फिजिकल और इंटरव्यू के लिए बहुत तमीज से तैयारी की, क्योंकि उसके लिए टाइम था तो वो किया। बट पेपर्स मैंने ऐसे ही दिए हैं कि क्या कर लोगे, फेल कर दोगे ना। हाँ, तो मैं फेल होने के लिए ही आया हूँ, फिर आ जाऊंगा अगले साल, फिर फेल होऊंगा। और इंटरव्यू भी ऐसे ही देना होता है। क्या कर लोगे, फेल कर दोगे ना, फिर आ जाऊंगा, फिर इंटरव्यू में फेल कर फिर आ जाऊंगा। सो बस यही है मेरी मेंटेलिटी। तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे भिड़ोगे, मतलब ये एकदम ये विव रिचर्ड्स हो गया है कि तुम क्या करोगे, मुंह पे बाउंसर मारोगे ना। मैं बिना हेलमेट के जाऊंगा, मार तो यस। मुंह पे बाउंसर, क्या होगा, जॉ हिल जाएगा ना, अगला बॉल फिर आएगा बाउंसर। अब ऐसे आदमी से बहुत डर लगता है दूसरों को तो तुम बस ऐसे ही जाओ कि क्या हो, फेल हो जाओगे, ठीक है लास्ट अटेम्प्ट है ना, हाँ तो बाकी एग्जाम्स तो है ना। अरे भीख नहीं मांगना है, ठीक है। यूपीएससी से जैसे ही तुम झुक जाओगे ना, फिर वो सर पे चढ़ जाएगा वो ऑलरेडी वो बहुत हावी रहता है तुम पे। वो 2 घंटे तो यार तुम प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। पहले ना मेरे हैंड लिटरली शिवर हुआ है एक बार, आई थिंक 21 का पेपर था। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि मैं ओएमआर नहीं भर पाया था। मेरे साथ पता क्या हुआ था, लास्ट के 10 मिनट में मुझे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अलॉन्ग विद 12 क्वेश्चन का ओएमआर। 88 में कर चुका हूँ, 12 क्वेश्चन बचे हैं, 12 का ओएमआर बचा है, और मेरे हैंड शिवर कर रहे हैं। और तो अब मैंने 1 मिनट पूरा इसको शांत किया, फिर मैंने कहा फेल ही तो होंगे, भरते हैं चलो। फिर 9 मिनट में 12 क्वेश्चन किए, उसका ओएमआर भरा, एक ब्लंडर हो गया, वो गलती से हो गया कहीं पे। और फिर ठीक है, मतलब नहीं यार कुछ गलत हो गया, रुको। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, हाँ 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बचे थे, और 20 क्वेश्चन का ओएमआर भरना था। अब लगा 21 का पेपर लेंदी था। सर। सो ये होगा, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल है। सो ये मेंटेलिटी है, अगर तुम्हें मेंटेलिटी जाननी है तो यही है कि तुम मेरा को सिर्फ फेल कर सकते हो, और ये वर्स्ट के सिनेरियो नहीं है। ठीक है, सो बस चिल मार के जाओ, कुछ नहीं हो रहा।
फाइन। ठीक है। और एक सर ये जो मतलब 2023 के पेपर में क्वेश्चन पूछना था, पूछो पूछो। 74 और 77 को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? 74 और 77। यार अगर मैंने नहीं बताया है इसका ये मतलब है कि या तो वो लूजली हमारी टेक्निक्स कुछ लग रही होंगी बाकी के क्वेश्चंस पे, या फिर वो फैक्चुअल होगा और थोड़ा फिर वो रिस्क आ जाएगा। सो तुम्हें स्पेसिफिक क्या डाउट है, तुम ये पूछो। थर्ड वाला ऑप्शन है तो ये तो मतलब ऐसा कभी माप नहीं सकते हैं कि एकदम पूरा डेटा दिया हुआ, एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है थर्ड वाला, पर इन्होंने सही ही किया है इसको। 74 का अच्छा थर्ड मैं समझ ऑप्शन। गया तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, स्पेसिफिकली मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम सीएससी वाली टेक्निक यहाँ लगा रहे हो है ना। हाँ यस तो सर। ये नहीं होगी, दाल नहीं गलेगी यहाँ, ठीक है। ये वाला यहाँ नहीं लगता है। तो ये मेंटल नोट बना लो, ये वाली टेक्निक यहाँ नहीं लगेगी। वो जो है ना ठीक वहाँ है। पे मुझे पता है वहाँ पे क्या लगता है, क्योंकि मैंने वहाँ के लिए भी किया है यहाँ के लिए भी किया, वो वाला यहाँ नहीं लगेगा। सीएपीएफ में सीएपीएफ वाला लगेगा। ठीक है, तो ठीक है वो मत लगाना। 77 में तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? सर, वही दोनों सेम ही तरह के थे, ये डेटा वो टाइप में। 3 वाले पे दिक्कत आ रहा होगा, लेस देन 3%। या हटा क्यों यस। नहीं? हाँ वो नहीं, ठीक है वो वाला यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है सर। सो ऐसे नहीं लगाना। अगर तुम्हें मन है ये चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो यहाँ लग रहा है कि नहीं, तो फिर वो मेटा एनालिसिस करना होगा तुम्हें बैठ के, कि वो पीवाईक्यू में कितनी बार लगा, कितनी बार नहीं लगा, ओवरऑल तुम पॉजिटिव जा रहे हो कि नेगेटिव जा रहे हो। या तो ये कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं लगेगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। फाइन। ठीक है। थैंक यू सर। Nishu, if your mic is working now, you can. Sir, I am audible now. Yes, 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 you are. Good evening, sir. Good evening, and thanks Thank for you asking for that asking that question. थैंक यू सो मच सर। मेरे को अभी इतना रियलाइज हुआ है कि अगर कोई चीज हम किसी से शेयर कर दें तो आधी टेंशन तो वहीं पे कम हो जाती है। मैं इसीलिए मैं कह रहा तो हूँ ग्रुप पे लिखो। तुम्हें पता नहीं है ये बाकी लोगों की भी टेंशन कम हो जाती है। वो बेचारे ये ऐसे सर सोच रहे पहले हैं हम मुझे अकेले हैं। लग रहा था। यस सर, मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे बात हुई है तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर मेरा डाउट ये है कि अभी मेरे एग्जाम्स अप्रैल में खत्म हुए थे कॉलेज के, तो मेरे हम्म। को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। हम्म। और फिर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए हिस्ट्री थोड़ा सा एक ब्लंडर वाली चीज है कि ना मेरे से ज्यादा पढ़ा जाता है। मैंने जो बेसिक बुक्स है मेरी, वो मैं एक या दो बार ही रिवाइज कर पाई हूँ, और अभी मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स है वो भी अच्छा जा रहा है मेरा, साइंस है वो मेरा खुद का सब्जेक्ट है तो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से हो रहे हैं, बट हिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम हिस्ट्री पे दूं या फिर जो चीजें मेरे को आ रही हैं उसको फिर से ज्यादा रिवाइज करूँ ताकि उनमें मेरा स्कोर अच्छा रहे। नहीं यार, अभी तुम फोकस सब पे रखो, क्योंकि तुम यहाँ स्ट्रेंथन करोगी, क्योंकि यार तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। तुमने ऐसे 1.5 साल 2 साल प्रिपरेशन नहीं की है कि तुम एक पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो तो भी वो तुम्हारे दिमाग से कुछ दिन में गायब नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई ही है शॉर्ट टर्म। तुमने अभी बेसिकली कितने 3 4 महीने 3 4 महीने पढ़ाई की है। सो सर मैंने फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिक सोर्सेज तो मेरे अच्छे से हैं। जैसे पॉलिटी है तो उसको मैंने 6 से 7 बार रिवाइज कर रखा है। मेरा ज्योग्राफी भी अच्छे से रिवाइज है, मैथ सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हैं, लेकिन अब भी लग रहा है कि अगर मैं फिर से रिवाइज करूँ तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, नहीं वो हिस्ट्री में होगा अभी होगा होगा। ओके ओके। हिस्ट्री का मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो करूँ या फिर एक बार थोड़ा सा इसको कम टाइम दूं या फिर ज्यादा टाइम दूं अभी। अच्छा ये बताओ, मॉडर्न का सोर्स क्या है? सिर्फ मॉडर्न का मैं पूछ रहा हूँ। तो मॉडर्न के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की है। ठीक है। ओके तुम ये करो, हिस्ट्री को जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना करना, और ठीक है यस बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करना। क्योंकि यार तुम्हारा ना अभी उतना हाथ साफ नहीं हुआ है जितना तुम्हें लग रहा है। वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है चीज़ें। 3 हफ्ता इज़ 3 वीक्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, वो उसने में वो डिलीट कर देगा चीज़ों को दिमाग, वो फाइल्स हटाना शुरू कर देता है। तो तुम अभी करना क्या है तुम्हें, रेड वाली एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, क्लास 11th। यस सर। उसको 2 बार रिवाइज, उसको 1 2 बार डेफिनेटली रिवाइज कर लो। नेक्स्ट इस 21 दिन में मैं बता रहा हूँ ये प्लान, उसको कर लो 1 या 2 बार रिवाइज। जो भी तुमने एंशियंट मिडिवल के लिए किया है, अगर तुम उन दोनों को मिला करके 6 घंटे में रिवाइज कर सकती हो,
मिला करके 6-7 घंटे में एक साथ एंशियंट और मिडिवल, इसके अलावा, इस रेड बुक के अलावा, कल्चर के अलावा, तो उसको एक बार तो डेफिनेटली रिवाइज कर लो, ठीक है। तो एशियंट तो मेरा हो रखा है, एशियंट मैंने कर ली है क्योंकि उसकी मैंने रीडिंग 5-6 बार कर ली थी, पीवाईक्यूज भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ओके जो ओके। मेडिवल है उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ फिर सेकंड पे जा रही हूँ तो फर्स्ट वाला मेरे को याद ही नहीं आ रहा, कुछ चीजें अरे मैं वो भूल तो रही हूँ। सबके साथ होता है वो एंशियंट मिडिवल में, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो एंशियंट और मिडिवल की गलती है। वो है ही, वो सब्जेक्ट ही ऐसे बनाए हैं भगवान ने कि वो नहीं याद होते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता वो मुझे भी यार, वो सबके लिए वही है, वो वहां देख के याद आता है कि अशोका ने किया था, तो वो चिल मारो, वो नहीं होगा सॉल्व तो फिर वो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें रिलैक्स रहना, एंड इसको आराम से कर लो वो। बट यार करना क्या, तुम उसको नेग्लेक्ट करोगी ना तो उस दिन वो एकदम ही नहीं याद आएगा, ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं याद आएंगे कि किसने गोल्ड कॉइन्स निकाले थे, किसने कॉइन्स निकाले थे, सब भूल जाओगी, सब मिक्सअप हो जाता है। सो नेग्लेक्ट मत करो, अगर तुम 6-7-10 घंटे में भी एंशियंट मिडिवल को एक साथ निपटा सकती हो तो उसको कर लो, एक रीडिंग तो डेफिनेटली मार लो। और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा बस एक बार रिवाइज कर लो, बिपिन चंद्रा से बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस साल आएगा, या पिछले कई सालों का ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फंस रही हैं। बट हाँ, ये 3 बुक से चीज़ें फंसेंगी, तो इन तीनों को नेग्लेक्ट मत करो, इनको कर लो एक एक बार। अगर तुम्हें लग रहा है कि जल्दी हो गई रिवीजन रिवीजन ऐसे हो गए तीनों मिला के, लेट से 12 घंटे, 10-12 घंटे में तीनों मिला के रिवीजन हो गया, तो एक सेकेंड रीडिंग भी मार लेना, क्योंकि देखो हिस्ट्री देगा, हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, हिस्ट्री का उतना ही वेटेज है जितना साइंस का है। सो हिस्ट्री नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो लो हैंगिंग फ्रूट भी बन जाता है सडनली आउट ऑफ द ब्लू कभी कभी। तो बाकी लोग अगर वो करेंगे, वो करके आ जाएंगे, तो फिर वो कट ऑफ यही जो 97 थी ये उठ के 115 हो जाएगी, फिर तुम डिसएडवांटेज पे हो जाओगे। तो नेग्लेक्ट मत करो, बट ओवर रिलाई भी मत करना है, ऐसा भी नहीं कि मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री दिन भर कर रहे हैं। सो 3 रिवीजन नहीं मारने, 2 रिवीजन तब मार रहे हैं जब पहला रिवीजन लग गया 10-12 घंटे में, और पहला रिवीजन तो डेफिनेटली मारना है, ठीक है। एम आई क्लियर? यस सर। सर फाइन। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में जैसे कि अगर कोई टॉपिक है उसमें मेरे पास फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो अगेंस्ट में है उसमें 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट्स ही है मेरे पास, हम्म। तो उसमें मैं क्या करूं? फिर बराबर लिखना जरूरी है कि अगर मैंने 5 पॉइंट्स फेवर के लिए लिखे हैं तो 5 ही अगेंस्ट के लिए हो, या फिर इतना चल जाएगा? अगर अगेंस्ट में कम है या फिर फेवर में, कई बार ऐसा होता है कि फेवर में कम पॉइंट्स है मेरे पास लेकिन अगेंस्ट में टॉपिक के मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, या फिर बराबर ही रखूं दोनों को? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है बराबर रखने का। और ये कोई, ये यार ये बहुत बेकार चीज़ है कि तुम एक रैशनल आदमी नहीं हो अगर तुम्हारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, यार वो पॉइंट नहीं आए, नहीं आए, बात खत्म, मेरे दिमाग में उस समय नहीं हिट किए, इसका ये मतलब थोड़ी है मैं आदमी अंदर से बेकार हूँ। ये कैसा जजमेंट पास किया, ये नहीं होता। तुम्हारे जब जितने पॉइंट आ रहे हैं वो लिख दो, और अगेंस्ट में कोशिश करो कि जो जो तुमने 2-3 आए वो बनाए। अब वापस जाओ और फेवर के पॉइंट्स पढ़ो, ये पॉइंट जनरेट करने की एक टेक्निक है। पॉइंट जनरेट ऐसे करो, फेवर में जाओ पढ़ो और उसको काउंटर करो, सोचो जल्दी, इसकी ना अभी प्रैक्टिस करना, तुम्हें आ जाएगा। उसको काउंटर करो, अपने ही 5 पॉइंट को काउंटर करने की सोचो, डेफिनेटली एक आध कुछ पॉइंट वहां से निकल के आएगा, और उसको काउंटर करके उसी से बना दो, वो चौथा पॉइंट बन जाएगा। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 5 है तो नीचे 5 होने चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे 5 कैसे हो गए, ये सब नहीं है। ऊपर 5 नीचे 3, क्योंकि मेरे को 3 ही आते हैं, मैं ज़बरदस्ती क्या करूँ? नहीं तो फिर यार देखो, अब पेज भी बचा है, पॉइंट्स भी नहीं आ रहे, कर दो, रिसाइकल कर दो लिखो एक ही पॉइंट को 2 बार लिखो घुमा के, बट थोड़ा ऐसे लिखना कि तुम्हारी राइटिंग स्किल उसमें एकदम रिफ्लेक्ट हो, कि एकदम बढ़िया सा ऐसा लगे कि अलग कुछ लिख दिया है। और जो एग्जाम्पल तुम ऊपर लिखने वाली थी उसको नीचे एक वो एग्जाम्पल उसी से इलेबरेट कर दो, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ठीक है, बोलो वो इलेबरेशन लगेगा, बट पन्ने भर देने के भी कई बार नंबर मिल जाते हैं। तो बट अगर तुम्हारे पास ढंग के पॉइंट्स हैं तो फिर वो लिखो और ऊपर से काउंटर करो, इससे पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं। हो गया ये? ओके सर। ओके सर फाइन। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग में है ना, अभी फोमो बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो वहां पर आ रहे हैं 25 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो मैं प्रिपेयर करूँ या फिर रहने दूँ? हाँ अभी आज की, एक तरफ छोड़ने के बाद होता है कि कहीं इसी से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, कर लेती हूँ। बस 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 आज की मेरी जो वो वीडियो है ना, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, वो इसी चीज की वजह से मैंने बनाई है। यार मैं पागल हो गया यार, मुझसे इतने लोगों ने पूछ दिया ना ये कि सर एक्सपेक्टेड रिपोर्ट क्या है,
वो पूरी वीडियो इसी चीज पे है। मैंने उसमें एनालिसिस किया है, मतलब तुम्हारे सामने लिटरली मैं बोल बोल के एनालिसिस कर रहा हूँ कि 24 में ये 2 रिपोर्ट आए हैं, 23 में ये आए हैं, 22 में ये आए हैं। अब हम पैटर्न ढूंढेंगे। कोई पैटर्न नहीं है, वो एक बार वो वीडियो देखना तुम्हें समझ आ जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग के सब फर्जी हैं, ये जितने वीडियोस हैं। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं है। और घुमा फिरा के वही हो, 4-5 वो स्टैम्पीड दे रहे होंगे, वो यही है 4-5 टॉपिक मुझे पता है, और वो यस उसी में सर, गोल गोल घूम रहे यही। हैं। स्टैम्पीड दे देंगे, वो ब्रिज गिर गया, अब बताओ। ये 4-5 चीजें हैं जो उन्हें कवर पेज से दिख गया। एक फ्लाइट गिर गई, तुम्हें दिया रेस्क्यू का काम, अब तुम बताओ कैसे करोगे। यही सब चीजें हैं, नहीं करना, इन इन चीज़ों में मत फंसो। एट द एंड ऑफ द डे राइटिंग स्किल्स कम आएंगी। वो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, आई थिंक ये वीडियो कटते ही 1-8 घंटे में वो टीम कर रही है, सो वो हो जाएगा। सो जैसे ही वो हो जाए तुम वो वीडियो देख लेना, तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या गलती करते हैं बच्चे, वो गलतियाँ क्यों नहीं करनी है, कैसे करना है, और उसको अवॉइड, और मतलब ये ट्रेंड क्या है, सबसे जो मेजर सवाल है जिसपे एकदम वीडियोस बना बना के लोग व्यूज़ ऐड रहे हैं। कोई ट्रेंड नहीं है। मैं पहली ये मतलब एंटी क्लाइमेटिक वीडियो बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, वहां जाके देख लेना। कोई ट्रेंड नहीं निकल रहा, कुछ नहीं है उसमें, और मैं अच्छे से प्रूफ कर दूंगा उसमें है वो। देख लेना एक बार बस वो वीडियो। एनीथिंग एल्स निशु? नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रवीण, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in 2024 was my first attempt. I scored around a 96 mark, but I gave only 85 attempts, sir. आई Questions. गेव ओनली 85, around 85. ओके, सो यू स्कोर्ड 85 on 85 रफली? No, sir. Attempts were 85. My score was 96. ओके, एंड 85 90, ओके फाइन। I realized after the result only I missed by this much marks only. हाँ, I 145। used, गो ऑन गो ऑन। sir, sir, I used to attempt the exam by 25 question. One reading, 2 reading, then I fill my OMR. You mentioned in introduction class in a different way, sir. Can you explain that one second in English? I was bit weak in Hindi. Okay, no, it's fine. I will explain in English. But what's the difference? What different approach about attempting paper? No, sir, timestamp regarding a Okay, timestamp times. and Okay, filling the I can OMR. tell you my strategy. If Okay, something sir. clicks for you, you can copy it. You can take that particular aspect. So my strategy is very clear. Maths breaks my flow of attempting the paper because I am using my techniques, I am using factual knowledge. So maths is something out of the blue. If you can on your camera, please don't off it. Like, it's really weird for me to talk. Like, most people have turned off their camera. Please don't do that. Okay, so yes, I was just a second. Yes, I was saying maths. Yeah, so maths puts me off. It gets me off track. So what I do is, let's say there are 20 questions of maths. So now I have 105 questions. So I'm putting maths on the last. Now I am attempting those 105 questions. My time stamp is that I have to go through those 105 questions, first reading, in 1 hour 15 minutes, along with the OMR of first reading. So whatever questions I will attempt in the first reading, I will fill the OMR for them, and then I will move on. So if you say if it's roughly 8 or 10 minutes for OMR, so now you are left with 105 minutes, 1 hour 5 minutes. So that's 65 minutes for 105 questions attempting first round. Is that fine? Now put a timestamp before this. So if you have to put a timestamp before this, I would say by roughly 40 minutes, you should be at roughly 65, 65, 67, roughly. Ideally, you should be at 70 because 105, the 2/3 of 105 is 70. But we take time to make that flow, na? The third half, as you go, you pick up a speed. This is what usually happens. We are not Alexa, like we know what happens with that. So in the first 40 minutes, try to reach at 65, 60, 65. So if you are on question number 65,
and you have skipped 10 maths questions on your way till here, then ideally you should be at 75. Are you getting this? So make a rough note on your mind ki how many maths questions I have left, and then add that to 65, and that's the number you should be targeting by the end of 40th minute. And take that analog clock and put it at 12 and everything, whatever I have taught in the video. So by end of 40 minutes, you should be there. And then by end of 115, you should have your OMR filled and the first round all clear. After that, I used to do the maths. So maths, I was breakneck speed. Like my strategy for maths is blitzkrieg. So blitzkrieg is a form of warfare in which you you act so swiftly that even before the enemy knows that we have been attacked, you are halfway in. So that's my strategy. So my accuracy is really poor in maths, but I compensate that with not that poor. I think I get only 1 or 2 wrong, but that's poor for me. But by that time I am already through with maths. So my strategy is in 115 you have to you should be done with first round, then do the maths in the next 15-20 minutes, and then jump to second round. So for second round, you have roughly 25-30 minutes, the scene that one of you discussed with me. So you have roughly 25-30 minutes, and you also have to fill the OMR for that second round in that time. So this is the ideal time. This is what I think works for me. So if you want to attempt maths along with all that, you can do that. If not, then you can do it like that. Have I answered your question, or do you? No, Fine. no, no, that's fine. You can take inputs from this and see if Okay. you can take something from there or not. Okay, fine. Sir, then argument writing, we have to give a heading for and against each points. We are If you ideally do giving that, 5, 5. okay, if you do that, it you will make the life of examiner much easier, and it's not that difficult. If you practice, you will get the hang of it. Putting a 2-word heading, 3-word heading is not that difficult. In fact, I have also shown an example in today's video. If you were to watch that, you will realize that putting heading is not that difficult. 2, 3, 4 words heading is easy once you practice it. There's no rule, but if you're not putting heading that you have to, then you should ideally underline the words which should have been the heading, the crux of the entire 4-line point. If you underline that, then the examiner knows ki, okay, he has written this point. So now he knows, he has already evaluated 400, 500 copies. तुम ऐसा क्या ही लिख लोगे यार? You have nothing new to impress him. He's very senior. He knows कि वो क्या ही लिखा होगा. So he will get your point. So make his life easier by putting in a subheading, by putting in a small heading, something like that. Okay. Yeah. Fine then. Sir, in the report, we have to underline any key points. Sorry? You have to. Report writing. Hi. Whether we have to underline any key points or we have to write simply 4 to 5 paragraphs on sources. It's fine. Okay. No. You have to underline. You have to underline. I think it's in my last video. You have to, in report, argument, and essay, underline. I can't comment on other things, but yes, you must underline. And I have explained the purpose and the 10% rule for underlining. You must underline. Okay. Make his life easier. He will make your life much more easier going forward. So do underline, and underline with the purpose of making his life easier. And how to do that, I have explained that in the video somewhere. Okay, so you Okay. can. Yes, now Savan. I recall your name. Savan, you can unmute and ask. जी सर, गुड इवनिंग सर. Good evening. सर जैसे मेंस वगैरह लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स वी इनकॉर्पोरेट एज इन. ओके, तुम सीएससी की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मतलब उसी से Okay, रिलेट करके पूछ रहा हूँ आपसे. हाँ, पूछ. इनडायरेक्टली पेज भी भर जाए और काम भी हो जाए. हाँ. बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट रहता है. तो सर अगर जैसे ऐसे राइटिंग है, सो इज इट एडवाइजेबल टू डू दैट? क्योंकि फिर उससे शायद ऐसा हो सके कि पढ़ने का फ्लो भी टूट जाए. अच्छा, नहीं, दो इस पूरे तुमने जो अभी स्टेटमेंट बोला उसमें 2 गलतियां. पहला, ऐसे शब्द ही खुद में जवाब है कि तुम्हें नहीं लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है.
ऐसे में तुम पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो 1 2 3 4। अगर तुम्हें पॉइंट्स लिखना है तुम्हें लिखना होगा फर्स्टली लाइन, सेकेंडली कॉमा लाइन। ऐसे में पॉइंट्स नहीं लिख सकते, ऐसे में डायग्राम नहीं जा सकता, ऐसे में कोई अलग तीसरी चीज, कोई क्या बोलोगे, फोटो वोटो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, ये रूल है। दूसरी चीज हाँ, वो सीएससी में ना हम लोग फ्लो चार्ट उसलिए नहीं बनाते कि पेज भर जाए, पेज भरना इज नॉट एन इशू देयर। फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए एग्जामिनर की, और उसको कुछ नया दिख जाए तो वो नंबर दे देता है, ठीक है। सो ऐसे में ये सब कभी मत करना, ये इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये सब प्लीज़ कभी मत, बिल्कुल मत करना, ऐसे में ये अलाउड ही नहीं है। और अगर वो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत इमोशनल लोग होते हैं ये, इनको कुछ ही चीज़ें प्यारी हैं और उसमें तुमने एकदम ही पूरा फॉर्मेट हिला दिया बेचारे का। सर एक्चुअली आई वाज राइटिंग एन ऐसे कि जिसमें हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंस पर कुछ कुछ मतलब ऐसे था कपल ऑफ वीक्स बैक। सो इन दैट आई थॉट कि हर स्टेट की जो जो इम्पोर्टेंट पार्टीज है उसको मैं मतलब लिखूँ या फिर उसको मैप में अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। नहीं यार नहीं, ये ऐसे ऐसे इस पर्पस के लिए बना ही नहीं है। ऐसे तुम्हारा एनालिसिस देख रहा है, फैक्ट्स देख ही नहीं रहा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, तुम ये करोगे कैसे, अलाउड ही नहीं है मैप बनाना। यार मैप तो मैं 10 सेकंड में इंडिया का मैप बना सकता हूँ, बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, फिर भी मैं कहीं नहीं बना पाता पूरे सीएपीएफ के पेपर में। कहाँ डालोगे, रिपोर्ट में नहीं बना सकते तुम, आर्ग्यूमेंट में डेफिनेटली नहीं बना सकते, इधर भी नहीं, इधर तो अलाउड ही नहीं है। कहाँ बनाओगे तुम, अलाउड ही नहीं है। तुम्हें अपनी राइटिंग स्किल्स पे ही रिलाई करना होगा। अगर तुम्हें मैप में शो भी करना है तो तुम्हें कुछ ऐसा लिखना होगा कि एज वी गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, these are the important national level parties or these are the parties which have made an impact in this, या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखो, मैप नहीं बना सकते। गॉट इट सर, गॉट इट। फाइन। अपूर्वा, यस अपूर्वा, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मतलब मेरे कुछ डाउट्स हैं। पहला तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हम्म। सर आपने लास्ट टाइम जो मैगजीन सजेस्ट की थी तो मैंने 2 मंथ्स की उसको पढ़ी और वो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब काफ़ी रीडिंग फ्रेंडली है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि कुछ फैक्चुअल वाली जो मैगजीन्स होती है, लाइक मैं इसे नाम ले सकती हूँ, हाँ हाँ बोलो बोलो। टिडबिट्स करके, सॉरी, वो टिडबिट्स करके मैगजीन है कोई, तो उन्होंने बोला कि उससे क्वेश्चंस आते हैं। दे वर आल्सो क्लेमिंग कि हमसे इतने इतने क्वेश्चंस आए, तो अभी मुझे उसको भी पढ़ना चाहिए अभी कि नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए? कितने पेज का है, 1 महीने का? सो 30 पेजेस का, बट ऐसे बहुत फैक्चुअली बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंटर्स और ऐसे। हाँ देखो, इसमें अब तुम्हारे शब्दों से मुझे पता चल रहा है कि माइंड तो मेकअप हो गया है, तो तुम बस कंसेंट लेने आई हो। तो और 30 पेज ऐसा है कि मैं कंसेंट दे भी सकता हूँ। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। तुम्हें बस ये देख लेना कि वो 30 पेज रिवाइज कर लोगी ना, क्योंकि देखो कोई भी मंथली बुकलेट तब तक काम नहीं आएगी जब तक तुम 2 रीडिंग ना मारो। सो फर्स्ट रीडिंग मारो, कुछ अंडरलाइन करो, सेकंड में वो अंडरलाइन रिवाइज करो। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर कोई भी बुकलेट किसी काम की नहीं है। सो यही बस ये रूल है मेरी तरफ से, बस इतना ही है कि ये काम कर लेना। बाकी यूपीएससी, हाँ वो बात सच है कि यूपीएससी फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों पे एम्फेसिस डाल रहा है। सो अगर तुम्हारा वहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है वो करने का, डेफिनेटली करो, बिल्कुल करो। 30 पेज कोई उतना ज़्यादा नहीं है कि तुम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, कर लो। तो इनफैक्ट दोनों एक साथ कर लो ना, जनवरी दोनों के एक साथ कर लो, जो एक्स्ट्रा होगा वो उधर मिल जाएगा, जो तुम्हारे यहाँ एनालिसिस में और फैक्ट्स में कवर हो गया है मंत्रा में, वो वहाँ से काट देना। सो वो लाइफ ईजी हो जाएगी। सो ऐसे कर लो, एंड वो ठीक है, फैक्चुअल है, कोई इशू नहीं है, फैक्चुअल है तो कर लो। एनीथिंग एल्स? सो एक डाउट मेरा ये है कि मैंने साइंस के लिए एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी 9th और 10th की, बट मैंने इसे मतलब वीडियोस देखी और अपने पहले बोला था कि नोट्स बनाना उसके, तो मैंने इससे नोट्स भी बनाए उसके और उनको मैं रिवाइज भी कर रही हूँ, और साथ साथ जैसे ना मैं उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करती हूँ लाइक चैप्टर वाइज। तो अभी मैं इसे एनसीईआरटी पढ़ूँ या फिर, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल। नहीं फिर मत पढ़ो, छोड़ दो, नोट्स है ना। हाँ Yes, sir. नोट्स, बस 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 सही है, नोट्स पर रिलाई करो। नोट्स अगर ढंग के हैं, और आई थिंक तुमने लास्ट टाइम बोला था कि वो नोट्स सही हैं, उसमें एनसीईआरटी कवर हो रही है, सो नोट्स पे रिलाई करो। इस पॉइंट पे और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाओगी, नोट्स पे रिलाई करो, नोट्स पे हाथ साफ करो 4 बार 5 बार, जितनी बार हो, जल्दी 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 जल्दी। इनफैक्ट नोट्स में भी अंडरलाइन कर लो, नोट्स भी कौन से पूरे काम के होते हैं। फिर अंडरलाइन को रिवाइज करना, फिर अंडरलाइन के बाद हाईलाइट कर लेना, फिर हाईलाइट को रिवाइज करना, ऐसे कर करके मूव करो आगे। सो बस उतने पे उसको बार बार करो, उस पे हाथ साफ कर लो, उस पे स्ट्रांग होल इतना होना चाहिए कि तुम वहां से कोई क्वेश्चन आए तो वो डेफिनेटली सही हो।
ओके सर, एक और डाउट है सर। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी वन पेजेस बनाए थे वो मेंस का सोच के, सोशल जस्टिस और इन सब के फैक्चुअल डेटा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शन। और तो सर वो भी मैं मतलब भी उसी को पढ़ के ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं डिफरेंट जो कोचिंग मैगजीन्स दे रही है पूरी 270 पेजेस, ये वो पूरा पढ़ूँ? यार अब हाँ, पहली चीज़ तो ये कि तुम्हारा हैंड रिटन है वो फैक्चुअल है, प्लस तुम फेमिलियरिटी बहुत क्रूशियल है इस पॉइंट पे। जिस चीज़ से फेमिलियर नहीं वो करना नहीं है, तो तुम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो तो ठीक है ये कर लो। तुम्हारे अपने वन पेज के हैं तो वो हो जाएगा। दूसरा आई थिंक आज या कल में यहाँ पे ओके आई थिंक हाँ ये डल गया है, ग्रुप पे डल गए हैं, पीडीएफ सारे डल गए हैं। सो हमारे जो ये ग्रुप है कोर्स का है टेलीग्राम पे, उसमें देखना उसमें डले हुए हैं। सो अभी 270 पे रिलाई मत करो। जो तुम्हारे बने हैं लेट्स से सोशल, तुमने जो भी बनाया सोशल जस्टिस या जिसका भी वो है, अब उसका देख लो कि उसका थीम जो ऐसे का यहाँ ग्रुप पे पीडीएफ है उसका कोई तुम्हें फैक्ट कोई कोट कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट बहुत ब्रिलियंट सा है, कोई कुछ भी अच्छा लग रहा है, उसको एज इट इज अपने नोट्स में ऐड कर लो, एज इट इज कर लो। और उसी को अब वो तुम्हारे नए नोट्स हो गए या फिर वो नोट्स अपडेट हो गए या एक की जगह 2 पेज हो गए, और अब इन्हीं पे रिलाई करो। सो ग्रुप पे ऑलरेडी पीडीएफ डली हुई है। थीम वाइज करना प्रिपरेशन ऐसे में ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू किसी कोई एक एकदम नया सामान उठाया और उसको रीड कर रहे हैं। सो सामान ढूंढो, ऐसे में मैं अभी भी सबको बोल रहा हूँ, अभी ये पीडीएफ डली है, इनको करना क्या है, इसमें से तुम सामान ढूंढो। रीड नहीं करना, समझना नहीं है, कुछ नहीं, बस ढूंढो। ठीक है, बहुत क्लियर कट पर्पस के साथ देखो कि इस पेज पे कुछ काम का कुछ बहुत बढ़िया है क्या। अब हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग फुल पीडीएफ नहीं रीड कर सकते। सो बस अब जो भी कुछ नया है, जो भी कुछ नया सामान है, कोई नई करंट अफेयर कुछ भी नया कर रहे हो, बस ढूंढो मेरे काम का क्या है, मुझे बस वो दो और मैं आई एम ऑफ। सो बस ये पॉइंट रखो कि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, काम की चीज़ बताओ, वो काम की 2 लाइन 4 लाइन उठाओ और बाकी का पीडीएफ डंप कर दो, मेरे काम का नहीं है। सो बस ऐसे ही मूव करो। एंड हाँ, अपनी नोट्स को अपडेट कर लो, नई कुछ मत पढ़ो, यही थीम सिम्स कर लेना जो ग्रुप पे है। सर एक और इवैल्यूएशन से रिलेटेड था कि मैं अपने एसेस वगैरह चेक करवाती हूँ, तो मतलब जो भी इवैल्यूएटर्स हैं वो बार-बार लिख के बोलते हैं कि, मतलब एक ही मैम है, वही लिख के बोलती हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स मैं क्लब कर देती हूँ एक साथ। हम्म। तो जैसे चैलेंजेस लिखे हैं तो मैंने ऐसे लिख दूँगी लैक ऑफ रिसोर्सेज़, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ यही जो-जो करके, या फिर और भी डिफरेंट पॉइंट्स, हम्म। डिफरेंट डायमेंशन से। तो वो लोग मुझे बार-बार बोलते हैं कि तुम इसको एक्सप्लेन करो। बट सर 250 वर्ड्स में अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो मेरे पॉइंटर्स ही बहुत कम होंगे। तो समझ गया। ऐसे देखो वो अपनी जगह पे पता है गलत क्यों नहीं है, क्योंकि ये एस्से है, आंसर राइटिंग नहीं है। अगर तुमने सीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग कभी की होगी या अगर सुना हो, तो उसमें ये काम करते हैं हम लोग कि मेंशन किया छोड़ दिया आगे बढ़ो। एस्से में फुल सेंटेंसेस होने चाहिए और वो सेंटेंस आर्ग्यूमेंटेटिव होने चाहिए। सो उसमें कोई एक आर्ग्यूमेंट हो। तुम 4 की जगह 2 ही चैलेंज लिखो, 3 ही चैलेंज लिखो, बट कॉमा कॉमा डाल के बिना एक्सप्लेन किए अगर लिखोगी तो उसका वो इफेक्ट नहीं आता, वो ऐसा लगता है कि किसी ने रटा और उड़ेल दिया। ऐसे का नेचर ही ऐसा है कि तुम्हें वो एक्सप्लेन करना होगा। अब वो तुम कैसे करती हो, वो स्पेस कंस्ट्रेंट, वो वर्ड्स का कंस्ट्रेंट तो यार देखो सबके साथ है, 3 पेज में नहीं है, जगह नहीं है। ये मैं पहले एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ये यूपीएससी 4 से पता नहीं क्यों 3 पेज पे शिफ्ट हो गया। बट ये काम हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया है अब। बट तुम्हें यार वो सेंटेंसेस लिखने होंगे, वो ट्राई करो कि सेंटेंसेस में वो पूरा आर्ग्यूमेंट आए। कि अगर तुम लिख रही हो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे नहीं लिखो, उसको लिखो कि देयर्स लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंस्टेंस इन there's lack of infrastructure which is leading to increase in logistics cost, कुछ इस टाइप का। सो तुम्हें एक्सप्लेन करना ही होगा वरना उसका इफेक्ट कम हो गया, उसका वो खत्म हो जाता है। ऐसे में इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर क्रूशियल होते तो फ्लो चार्ट बनाओ, वो लड़का ऑलरेडी कह रहा है कि यार मतलब मैं इसके ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पॉइंटर्स लिखाओ ना 1 2 3 4 करके, उस पे नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे में आर्ग्यूमेंट इन चीज़ों पे तुम्हारे वो राइटिंग किस के लिए चेक होती है। सो इन पे वो सही बोल रहे हैं जो भी इवेलुएट है, इवेलुएटर एकदम ठीक बात बोल रही है कि तुम्हें यार वो लिखना ही होगा। तुम मतलब ये स्किप मत करो प्लीज़। ओके सर। सर एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट था कि मतलब वो न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं होते हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रहे हैं अभी, तो मैं अभी उसको पूरी तरह लीव कर सकती हूँ? हाँ,
सर या कोई ट्रिक बता दो, ऐसे आप बता दो तो। एक साल के कितने न्यूमेरिकल हैं? मेरे को यार, मैंने ये एनालिसिस अभी किया नहीं है। आई थिंक दो से, किसी को अगर पता है तो कोई भी माइक ऑन करके प्लीज बोल दो। एक साल में दो न्यूमेरिकल हैं, तीन न्यूमेरिकल हैं, पांच हैं, किससे अच्छा, किसी को नहीं आता। ठीक है, मान, हाँ बोलो। यस सर। सर मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं सीएपीएफ के। सर हाँ 1 से 2 या फिर मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ऐसे फिजिक्स की या फिर ठीक है, केमिस्ट्री ठीक का है। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के, ऐसे वाले मिला के। हाँ हाँ हाँ, सही है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। ये ठीक है, दो या तीन, चलो कन्फर्म कर दिया। ठीक है, सो दो या तीन अगर न्यूमेरिकल हैं, हाँ लीव कर दो, लीव कर दो। पूरा पूरा लीव किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें एक तो ये नहीं पता न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेंगे। दूसरा, आई थिंक तुम्हारा ये प्रेजुडिस है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये नेक्स्ट अगली बार से मत करना है ब्लंडर। ये तुम्हारा प्रेजुडिस है कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं आते या न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स में सबसे इजी न्यूमेरिकल पार्ट ही है। वो बस ये देखते हैं कि कौन डर के भाग गया। यूपीएससी बस इतना ही देख रहा है कि कौन डर के भाग गया, क्योंकि उसको फॉर्मूले नहीं याद है। वो बेचारे लिटरली, एक तो आई थिंक मेरे को न्यूमेरिकल याद आ रहा है जिसमें 0.15 आई थिंक वो चश्मे की पावर का उल्टा करवा रहे थे। वो डी पूछ रहे थे, फोकल लेंथ से डी। सो वो बहुत इजी होते हैं, बट अगर तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल हो बहुत ज़्यादा, लीव कर सकते हो। दो तीन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक एक या दो ही पूछते हैं वो। सो यस अपूर्वा, यू कैन लीव देम एंटायरली। ये रिस्क लिया जा सकता है, बट फिर कॉम्पेंसेट कर देना कहीं। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री भी छोड़ दिया, वो भी छोड़, सब छोड़ दिया है, न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। थैंक यू। यस धीरज, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Am I audible? यस यस यस। Sir, my doubt is regarding paper to report writing. ओके, सर उसमें अगर वो जनरलाइज टॉपिक आ गया रिपोर्ट में, मतलब कोई इंसिडेंट को नहीं पकड़ के, फॉर एग्जांपल कि 2024 में आया था समझ गया, आगे बोलो। रिहेबिलिटेशन हाँ हाँ हाँ। फॉर विक्टिम्स, तो कोई पर ये नहीं है, तो उसमें अपन हम मतलब फिक्टिशियस डेटा से डाल सकते हैं डायरेक्टली। मैंने ट्राई किया था उसमें कि 100 हाँ अराउंड ये 100 ये मैंने अपनी कोई वीडियो में लाए उसको, थे। हाँ बिल्कुल सही है, मैं समझ गया, मैं पूरा समझ हाँ गया। हाँ सेम हाँ दिक्कत मेरे साथ भी आई थी यार 24 में। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा हाँ हाँ रिहेबिलिटेशन, किसका कर रहे हो तुम लोग, हाँ कौन सा वॉर? अरे कुछ बताओ तो। फिर मेरा ध्यान गया, मैं घर आया, मैंने देखा पिछले 3 साल में ऐसा एक टॉपिक नहीं है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक इंसिडेंट पूछा है। इस दिस इज वन हाँ ऑफ द रीजंस की रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी कोचिंग अगर ये क्लेम कर रहा है कि ये मोस्ट क्रूशियल है या ये प्रेडिक्टेबल है या ये इंसिडेंट से आएगा, झूठ है। अभी हाँ, वो वीडियो देखना, पिछले 3 साल के तुम रिपोर्ट के टॉपिक उठा के देखो, हवा में है। कोविड में हमें डर लग सही रहा था। ये सही। क्या, ये कैसा टॉपिक है, इसमें किसको लग रहा था ये तो बताओ। वॉर विक्टिम्स का, वो वॉर में रिहेबिलिटेशन करना है। हाँ, कौन से वॉर का, कौन सा वो? कहाँ? अरे कम से कम ये तो बताओ, इंडिया में मैं तो अफ्रीका के वॉर को हाँ, रिहेबिलिटेट कर दूंगा, और वो भी सही है। तुम गलत नहीं हो धीरज। मैंने वही किया था सर। अफ्रीका का कोई तो वॉर चल रहा है, वहां से रिहेबिलिटेट कर दिया। कर दो, कोई उसमें इशू नहीं है। 50 स्टूडेंट्स थे, फिर 30 वुमेन थे, ऐसे लिख दिया था मैंने। बस पहला पैराग्राफ देखो उसमें ना, मैंने अभी सिखा है, रिपोर्ट वालों देख लेना वीडियो। अब वो हाँ हाँ अभी आई थिंक डल जाएगा या डल चुका होगा, वो देख लेना। उसमें पहला पैरा में तुम्हें यही लिखना है कि हुआ क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, फैक्ट्स, एकदम प्योर फैक्ट। उस पे मुझे ओके। नहीं लगता तुम्हें जज किया जाएगा। हवा में लिखो, सीलमपुरे, सीलमपुर तो चलो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। बनाओ एकदम, एक छोटा भीम का कोई एक कैरेक्टर उठा, मतलब कोई एक गांव का नाम उठा लो और उसमें करो वॉर रिहेबिलिटेशन। वो हाँ चेक क्या कर रहे हैं, अगले 3 पैराग्राफ, कि तुमने ओके रिहेबिलिटेशन किया कैसे है, ओके। क्या क्या इश्यूज आए, तुम कितना हाँ इमेजिन कर पा रहे हो। तुम्हारी राइटिंग स्किल्स का वो एग्जाम है, इस चीज ओके। का वो एग्जाम नहीं है कि तुम्हें फैक्ट्स। रटा हुआ है क्या कि कुंभ के उसमें कितने लोग मरे थे। हाँ अगर तुम्हें स्टैम्पीड ब्लाइंड ऐसे इन जनरल भी आया स्टैम्पीड और तुमने कुंभ उठा लिया, तो ये नहीं चेक होगा कि एक ने लिखा 24 मरे, दूसरे ने लिखा 40 मरे। ये नहीं हाँ चेक हो रहा है। वो चेक हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया, तुम्हें वो आते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया, तुरंत उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या लिए। ये चीज है, तुम रिपोर्ट कैसे कर रहे हो उस इंसिडेंट को, इस पे इवेल्युएशन होगा। इस पे ओके। नहीं कि तुम्हें कि तुम्हारी याददाश्त कितनी अच्छी है एज कंपेयर टू एलेक्सा। वो इवेल्युएट नहीं कर रहे वो। तो तुम बनाओ ओके। फिक्शनल एक बनाओ मस्त, और लिखो और आगे बढ़ो। पैराग्राफ 2, 3, 4 इज हम्म। व्हाट विल गिव यू मार्क्स। वो अच्छे ओके। से, वो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है। एनी अदर डाउट?
सर मतलब अगर अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर का वगैरह आ गया, नहीं तो आएगा, अगर उस, हाँ मोस्ट मतलब प्रोबेबली अगर नहीं आएगा, कोई, क्योंकि आज हाँ तक उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं पूछा है। ओके ओके, मतलब वैसे हाँ, अगर बोलो बोलो। हाँ अ, मतलब कोई इंसिडेंट, परफेक्ट इंसिडेंट उन्होंने पकड़ के पूछ लिया है, हाँ हाँ। और अगर मुझे डेटा थोड़ा सा अराउंड पता है, मतलब गलत भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? अरे यार सब ठीक है, वो तुम अब मैं क्या बोलूँ इसमें, अब तुम ऑपरेशन सिंदूर लिख के फिर गलत लिख दोगे तो फिर मुझे नहीं पता, वो गुस्सा ना जाए। बट तुम हवा में लिखो मस्त एकदम। तुम कोई नाम ही मत दो ना। तुम आराम से चिल मार के लिखो, वैसे हाँ लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है यार, उसमें ना याददाश्त चेक नहीं हो रही है। कितना काट लेगा, तुमने थोड़ा स्टैम्पीड में 24 लोग मरे, तुमने पता 50 लिख दिया, ठीक है, आधा नंबर काट लेगा गुस्से में। तुम वो 4-5 नंबर नीचे गेन कर सकते हो, ये नहीं होता यार। और मुझे नहीं लगता फैक्ट्स चेक करने के लिए वो बना है, वो पेपर 1 में चेक हो गया, वो इंटरव्यू में वो कई जगह चेक हो जाएगा। इसके लिए नहीं है, वो एनालिसिस चेक करने के लिए बना है, राइटिंग स्किल चेक करने के लिए बना है। पेपर का नाम है यार वो इंग्लिश, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं याद आ रहा मेरे को। पेपर का नाम क्या है, सामान्य अध्ययन निबंध और समझ, समझ लिखा है यार, समझ लिखा है तीसरा वर्ड। तो वो फिर वो वही चीज चेक कर रहे हैं, वो ये सब चीजें चेक नहीं कर रहे हैं। सो चिल मारो, ये सब इशू नहीं है। तुम्हें याद रह गया तो लिख देना। बाकी F15 के F35 की जगह तुम F14 गिरा दोगे, क्रैश करवा दोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा आगे। बस उसको अंडरलाइन मत कराना कि वो एक तो गलत लिखा है, ऊपर से अंडरलाइन भी कराए हैं। तो सर, और ठीक है। सर टॉपिक्स देने वाले हो क्या आप? मतलब पीडीएफ ग्रुप में थोड़ा पूछ रहे वो थे ना। डल गए, डल गए, डल गए। ओके, थैंक यू। आई हैव बीन जस्ट टोल्ड कि वो डल गए हैं। ओके, ठीक है, सो वहां थैंक से वो थीम्स है यार, वो टॉपिक्स नहीं है, अगेन वो तो टॉपिक्स यू। नहीं है। ऐसे में भी ये हाँ प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो थीम्स है, वहां से सामान निकालो अपने थीम, काम का और उसको हाँ डंप कर दो। राइट ठीक है, राइट, थैंक यू। थैंक यू। गौरव, गो ऑन, अनम्यूट अनम्यूट। जी सर। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन रह गया था सर मेरा। एक्चुअली मैं पेपर लिखता हूँ, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की हुई है सर। हाँ हाँ अ, हाँ। तो पेपर 2 लिखता हूँ मैं, तो सर उसका कोई इवेल्युएशन मुझे वैसे पर्टिकुलर किसी से नहीं करवा पा रहा हूँ, जो मतलब एक जनरल मॉडल आंसर के तरीके से सर मैं देख लेता हूँ कि ये पॉइंट्स मेरे मैच कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक और है, वो सर एक मेरे पास मीडियम है बस चेक कराने के, तो कुछ करना चाहिए सर इस रिलेटेड मुझे सर चेक कराने के लिए। तुम्हारे हिसाब से ठीक लिख रहे हो? सर मेरे पॉइंट्स मीन्स मैं अपने इवेल्युएट मारूं पूरा तो मैं बोल सकता हूँ कि 80% मेरा जा रहा है कि ठीक है, मतलब इससे मैच करवा पा रहा हूँ मैं। किसी दोस्त वोस्त किसी को दिखा दो यार, नहीं तो मतलब। तो मैं यही करवा पा रहा हूँ बस कि हाँ तो दोस्त। भाई ये कर लो, अगर तुम्हारा इस पॉइंट पे नहीं है टेस्ट सीरीज लेने का मन तो मत लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कि दिखा लो किसी दोस्त दोस्त को दिखा लो, वैसे इवेलुएट कर लो, इवेलुएशन के बेसिक पैरामीटर्स है उसमें केसी दिखा वाले लो। जो कुछ दोस्त वगैरह हैं सर, मैं उनसे कुछ हाँ करवाऊंगा। हाँ दिखा लो, मोटा माटी दिखा लो कि प्रेजेंटेशन ठीक है। मैंने अभी की वीडियोस में ना, लास्ट जो 2 वीडियोस और अब जो ये रिपोर्ट वाली वीडियो डलेगी, इसमें ना प्रेजेंटेशन और इन चीज़ों पे भी मैंने कुछ कुछ कमेंट्स किए हैं कि कई बार वो खिचड़ी क्यों दिखती है, ऐसा क्यों लगता है कि पेज में बहुत किचर पिचर हो रखा है। सो उसके कुछ पैरामीटर्स है जज करने के, स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड स्पेस बिटवीन लाइंस। सो इन चीज़ों के बेसिस पे तुम जज कर सकते हो। ऐसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं, उन वीडियोस में देख लेना कि मैं किन पैरामीटर्स पे अपना आंसर, अपनी रिपोर्ट, अपना ऐसे जज कर रहा हूँ। उन पैरामीटर्स पे तुम खुद को जज करवा लो खुद से। ठीक है, तुम ठीक लिख सकते हो, ऐसा कुछ है, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा काम। ठीक है, इमेश प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ, तो आपको थोड़ा रात को करना चाहिए था सेशन, ये अभी कर रहे हो आप? सॉरी। सर मैं लाइब्रेरी में हूँ ना अभी, तो अभी मैक्सिमम बच्चे लाइब्रेरी होंगे, तो आप रात को करते हो ज़्यादा ठीक रहता सर सेशन। यार ये रात में पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब हम फॉर रीजंस आई कांट टेल यू, ये रात में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो तुम सर वैसे मेरे ग्रुप को पे ये बता। पूछ सकते हो, तुम ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डाल दो, मैं तुम्हारे यहाँ आंसर कर दूंगा। या जब सर तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछना है तुम लाइब्रेरी से बाहर निकलो या लंच रूम में निकलो, सवाल पूछो, वापस अंदर चले जाओ, ये ट्राई कर सकते हो। यार ये रात में मतलब अब ये टाइमिंग शिफ्ट करना इससे लेट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। सर मेरा ये सवाल था हम्म। कि करंट अफेयर्स सर उसके नोट्स बनाऊँ मैं सर, करंट अफेयर्स के? नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, अब नहीं। हैंड रिटन नोट्स इस पॉइंट पे नहीं, वो वहीं सर अंडरलाइन कर मतलब, लो। इस पॉइंट पे नोट्स नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, और सर 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स करनी है ना? बस 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 4 नहीं, 6। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, मैंने जैसे मिडिवल हिस्ट्री नहीं की हुई है, तो मतलब उसको करना चाहिए अभी कि नहीं? तुम्हारे पास टाइम कितना है एक्स्ट्रा? सर टाइम टाइम तो है, अच्छा तुम बाकी मैंने सब्जेक्ट कर लिए सर। देखो, अब अगर इस पॉइंट पे मिडिवल करोगे तो 10 घंटे लगेंगे, 10-12 करोगे? सर करने जैसे का आप बता मन रहे थे है? कि सर पहले तो ये जैसे आप बता। बता रहे थे कि उनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उस यार ये तुम अब बात करो टेक्निक की, ठीक है? ये वो सबके लिए हाँ सर है। वही। तुमने मिडिवल की हो या ना की हो, अगर तुम्हें फैक्चुअली आंसर नहीं आता है तो उनके कुछ फेवरेट टॉपिक है, वो ढूंढ लो मिडिवल के पिछले 4-5 साल के सवाल से। विजयनगर है, अशोका, जो है सीएपीएफ में जो जो फेवरेट है उनके वो पकड़ लो। और अगर वो ऑप्शन में दिख जाए तो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाना। बाकी तुम करंट अफेयर करो, करंट अफेयर में थोड़ी सी मिडिवल आएगी, कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत कल्चर आएगा, थोड़ा मिडिवल आएगा कि उस फलाने राजा के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ आएगा, तो वो तुमने रीड कर लिया। सो अब बेसिकली वो न्यूज़ में है, सो अब वो क्वेश्चन कहाँ से बना होगा? करंट अफेयर से बना होगा। तो तुम्हें बस करंट अफेयर पता है, तुम्हें ना सवाल पता ना जवाब पता, खेल जाओ। ये किया जा सकता है बट ये ऑब्वियसली रिस्की है। अगर तुम फुल तमीज से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखो 10-12 घंटे लगेंगे। अगर तुम कर सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर ठीक है, वो स्किप कर दो। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कमेंट करूँ, छोड़ दो। ठीक है सर, ज्यादा फोकस किसको देना चाहिए मतलब एग्जाम के अंदर? क्या मतलब, इलेबरेट करो, रिफ्रेस करो अपना क्वेश्चन। सर जैसे 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 मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, हम्म। तो मुझे उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ना, बाकियों के अलावा, बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा मतलब। यार ये तुम तय कैसे करोगे? साइंस अगर बिखरा हुआ हुआ पूरे पेपर में और वो होगा तो तुम साइंस ढूंढते ढूंढते ही तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो ये तो नहीं, तुम्हें सीक्वेंस में ही जाना होगा। तुम अब सीक्वेंस चाहे कैसा भी रखो बट तुम्हें सब एक साथ ही करने होंगे, ठीक है? अच्छा अगर वो सर, और चंक्स में है तो ठीक है, बट ऐसे ये तुम नहीं कर सकते अलग से। सर मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए सर, और इस पॉइंट प्रीवियस ईयर के अलावा? अभी जी सर। यार लगाओ। मुझे अब तुम्हारा डेली शेड्यूल नहीं पता, मुझे ये नहीं पता तुम कितने घंटे पढ़ने को तैयार हो, तो लगा लो इस पॉइंट पे, ठीक है? 5-7 मॉक लगा लो, इट्स गुड इनफ, ठीक है? ठीक है सर। फाइन, ओके देन। या अब यार लेट हो रहा है, सो बस मैं निशु और मनीष के क्वेश्चन लूंगा, देन एक क्वेश्चन कमेंट में है वो, देन आई विल साइन ऑफ। या निशु प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। सर एक क्वेश्चन रह गया था कि रिपोर्ट मैं जैसे लिख रही हूँ तो अभी मेरे पास कोई चेक करवाने को नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड है कि जिससे मैं चेक करवा लूँ, जो सीएससी या फिर इसके लिए यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं अपने भैया से ही चेक करवा रही हूँ। वो टॉपर्स कॉपी को देख के थोड़ा बहुत मेरे को रिव्यू दे देते हैं कि तू क्या गलत करिए या फिर क्या सही करिए। तो मैं जो रिपोर्ट लिख रही हूँ उसमें मैं मेनली जो पैराग्राफ्स हैं उनको इस हिसाब से डिवाइड कर रही हूँ कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका इफेक्ट क्या है और फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो क्या ये सही अप्रोच है या फिर कुछ मैं चेंज करूं? ये जो आज शाम में जो अब वीडियो डलेगी वो देख यस लेना, सर। उसमें मैंने प्रिसाइजली यही बताया है, एकदम प्रिसाइज यही बताया है कि हम इवेलुएटर्स की जो इवेलुएटर जो रिपोर्ट चेक कर रहा है उसकी लाइफ इजी कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं रिपोर्ट में। अगर तुम ज़्यादा लिखते हो उसका दिमाग वो खिचड़ी पक जाती है। 2 पेज में 4 पैराग्राफ लिखने, चारों में क्या क्या लिखना है ये भी लिखा है, कितना लिखना है ये भी बताया है वीडियो में, इवेलुएट किस बेसिस पे तुम होगे ये भी लिखा है उस वीडियो में, सब कुछ है। सो तुम्हारे सारे क्वेश्चन उससे आंसर हो जाएंगे। उसमें मैंने कुछ इवेलुएट करने के पैरामीटर्स भी मेंशन किए हैं, तुम अपने भैया को या तुम खुद भी उन पैरामीटर्स पे खुद को इवेलुएट भी कर सकती हो, ठीक ओके है? सर। सर बस। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि अभी आपने जो ट्रिक्स बताई वो काम कर रही है मेरे लिए। मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ उसमें वो लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा पहले से अच्छा स्कोर आ रहा है हम्म। मॉक टेस्ट में भी। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि मैं 50-50 में पहुंच रही हूँ और जो मैं चूज कर रही हूँ वही गलत निकलता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा है कि मैं जितने जो 50-50 में पहुंच गई, जो मैंने चूज किया वो हर बार सही निकल रहा है। तो मतलब ये मेरी साइड से कोई गड़बड़ हो रही है या फिर ऐसा होगा, इतना रिस्क लेना पड़ेगा हमें? यार ये ना हमारा परसेप, मेरे साथ मतलब मुझसे ये सवाल लोग पिछले 5 साल से पूछ रहे हैं, सच बताओ तो, कि सर हम 50-50 पे आ रहे हैं,
या भैया हम यार हम 50-50 पे आने के बाद मैं हमेशा गलत क्यों टिक कर रहा हूँ। ये सिर्फ मन का भ्रम है। होता क्या है, हमें अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती। तुम 50-50 के बाद जो सही टिक कर रहे हो ना, उस पर तुम फोकस ही नहीं कर रही हो, क्योंकि उन क्वेश्चन को तुम देख ही नहीं रही हो दोबारा पलट के आके। ठीक है। सो ओके फाइन। सो ये इशू नहीं है एक्चुअली में। सो इसके लिए चिल मारो, वो 50-50 के बाद तुम सही भी कर रही हो। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें पता नहीं है। ठीक है। सो एक यस बार सर, स्कोर पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन फिर दिमाग थोड़ा सा वहां चला जाता है कि ये वाला मैंने गलत क्यों कर दिया, कहीं मैंने जो ट्रिक सीखी है वो मैं गलत अप्लाई कर दी हूँ, या फिर ऐसा नहीं नहीं होना नहीं। पॉसिबल है। ओके, और ये मैं पहले बता देता हूँ, अगर तुम्हारे ये कई बार ये सवाल आता है, लास्ट Q&A में भी आया था कि अगर टेक्निक्स हर जगह अप्लाई हो गई या सही एकदम ही सही अप्लाई हो गई हर सवाल पे, और बाकी के सवाल को तुमने फैक्चुअली सही कर दिया, तो तुम्हारे 230 नंबर आ जाएंगे ना, और 230-40 आ जाएंगे। तुम्हें बात समझ रही हो? यस सर। यूपीएससी घर पे एक प्रोफेसर भेज देगा चेक करने के लिए कि इसने चीटिंग की तो नहीं की है। ये नहीं होता है। चिल मारो, वो 250 यार 97 कट ऑफ गई है। 97 का मतलब समझ रही हो कि बेयरली, मतलब लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत खराब है, 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं लोगों के। ये मतलब है इसका। और जिनका आ रहा है वो फिर सीधा फिजिकल का कॉल आ जा रहा है उन लोगों को। सो ये मतलब है। सो इसके लिए चिल मारो, वो नहीं लगेंगी, वो लगेंगे तो फिर वो गलत हो जाएंगी। ओवरऑल तुम पॉजिटिव रहोगी। 50-50 के बाद खेलो। एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 3 ऑप्शन बचे हैं, फिर भी खेलो। थ्योरी ऑफ लूसी बेसिक। सो ये यस करो। सर। फाइन। एंड आई थिंक हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? फाइन। Manish, you can ask. Yes, yes, yes. यस सर। सर एक्चुअली सर पेपर 2 के रिगार्डिंग एक पॉइंट रह गया था। कुछ सर अभी सर डेली पेपर 2 का मॉक लिखना सही रहेगा या फिर ऑल्टरनेट डेज पे लिखें? सर एक्चुअली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैंने ना 3 घंटे का स्लॉट बना रखा है। उसमें मैं 1 घंटा टॉपिक्स मतलब एक थीम पकड़ लेता हूँ, उसको रिवाइज करता हूँ और उस थीम पे ऐसे लिखता हूँ, और साथ में या फिर एक रिपोर्ट हो गई या फिर एक आर्ग्यूमेंट हो गया, और एक एक घंटा में 1 डेढ़ घंटा मैं ग्रामर को लगा देता हूँ। सर ये सही रहेगा कि एक दिन हम एक थीम प्रिपेयर कर लें, उस पे एक ऐसे लिख लें और अगले दिन पूरा मॉक दे दें, और फिर से अगले दिन एक थीम प्रिपेयर करें और साथ में एक रिपोर्ट करें, और फिर उसके अगले दिन फुल मॉक दे दें? नहीं, परफेक्ट प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फॉलो करो, एकदम सही जा रहे हो। ठीक है। दिक्कत पता है क्या आएगी? तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। ये दिक्कत है। कर सकते हो तो एकदम करो। एकदम तुम 100 के ऊपर जाओगे। इस साल के ट्रेंड के हिसाब से तुम 100 के ऊपर नंबर ले आओगे, अगर तुम्हारी राइटिंग स्किल और बाकी सब ठीक है। एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही सर है। मैं सेल्फ इवेल्युएट ही कर रहा हूँ अपने कोई इशू आंसर। नहीं है, सेल्फ इवेल्यू कोई इशू नहीं है, कर लो कर लो। चलो यस सही सर। है। सर एक पेपर 1 के रिगार्डिंग था एक बस। पूछो पूछो। सर उसमें सर सीएपीएफ के ही हम पीवाईक्यूज लगाएं, मतलब फुल मॉक जो सीएपीएफ पीवाईक्यूज है जिसमें हमने टेक्निक्स अप्लाई करनी है। सर कोचिंग वाले में सर मैं कहीं लगा रहा हूँ सर मॉक्स में, तो वो कहीं कहीं हो जा रही है, सही हो जा रही है। तो सर अभी यार मेरे वो सर अभी कभी करेक्शन कैसे होंगी करें? कभी नहीं होंगी। उसके लिए वो चिल मारो, वो कभी होंगी कभी नहीं होंगी। उसके लिए वो बने भी नहीं है। एक्चुअल लास्ट डे जिस दिन वो एक्चुअली मैटर करेगा, 3 अगस्त 2025, उस दिन नहीं लगेंगी। अब भाई इतना काफी है। तो सर अभी कोचिंग वाले मॉक्स कैसे दें सर, मतलब वो वाले दे दो, मॉक्स के लग जाए लिए तो लग जाए। टेक्निक कई बार टेक्निक, यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, कोचिंग में हमारी टेक्निक एग्जैक्टली बैकफायर करती हैं। पता नहीं वो जैसे कैसे कि पेपर बनाते हैं कि ठीक उल्टा लगता है टेक्निक का। टेक्निक से जो आंसर आ रहा है वो सबसे पहले कटता है उनका ऑप्शन। तो वो उस पे ज़्यादा रिलाई मत करना, उसके लिए ज़्यादा परेशान मत सर होना। इस चीज को मैनेज कैसे करें सर, थोड़ा इसके बारे में बता दो। मतलब कोचिंग वाले मॉक भी देना जरूरी है अभी के लिए, या फिर वो सिर्फ सर हम सिर्फ टाइम के लिए रखें कि हम अच्छा टाइम पे पूरा हो रहा है हाँ, मार्क्स? ये है पर्पस। कोचिंग के मॉक देने का यूजुअली 2 पर्पस होता है। एक, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा ठीक हो जाए। ऊपर से तुम्हें एक वैरायटी मिल जाती है, कभी आसान पेपर आया तो क्या होगा, डिफिकल्ट आया तो क्या होगा, ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है, दूसरी जो चीज़ तुम सीखते हो कोचिंग से, वो ये है कि वो जो सॉल्यूशन देंगे उससे कई बार सवाल फंस जाते हैं। दिन भर बैठ के सिंपली रीड करना डिफिकल्ट है। सो उससे अच्छा है कि तुम वो कर लो, और तुम जब कोचिंग देते हो तो वो तुम्हारा ठीक है, थोड़ा फ्लो बन जाता है। ठीक है। सो देते रहो, वो देते रहो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट फोकस ये है
तैयारी किस एग्जाम के लिए कर रहे हो ये मत भूलना, कोचिंग के लिए तैयारी मत करना, ठीक है? सर कोच सर अभी सर फिर सीएपीएफ के पीवाईक्यू सही रहेंगे मतलब लास्ट 10 इयर्स के 2015 तक? कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम है, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर लो, ठीक है। ओके, ठीक है यार, अब मैं सिर्फ ब्राह्मी और सावन का लूँगा, ओके बस एक, ठीक है फाइन, मैं इसका ले लेता हूँ। ब्राह्मी यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो। हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर, गो ऑन। सर आपने जो पेपर 2 की जो बताई थी ना मेथोडोलॉजी की, आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हो, हाँ हाँ तो हाँ आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था पेपर 2 का, और मैंने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया था। हाँ अब हाँ ऑल्दो मैं पहले क्या करता था कि सबसे पहले मेरी मेन प्रायोरिटी रहती थी कि इस सवा घंटे से पहले पहले चारों ऐसे किसी भी हालत में हो जाने चाहिए। देन हाँ और मैं मतलब ऐसे चलता था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बट इस बार मैंने आपका मेथड लगाया था, और मैंने मतलब मेरी लाइफ में इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट आज तक नहीं ले गया। आर्गुमेंट आर्गुमेंट मतलब एकदम मोती में पिरो के आए हैं। बट इससे क्या हो गया है कि मेरी जो है ना एनर्जी, जो हाथ की एनर्जी रहती है और जो हाथ जो पंप होने लग जाता है ना, वो जो मेरा आखिरी में होता था, अब वो ऐसे के टाइम पे होता है। जैसे एज का ऐसे का पेज खोलो, हाथ पंप होना चालू हो जाता है और थोड़ा ना दिमाग थकने लग जाता है। तो जब से जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग एस्पेक्ट है ऐसे जो है, उसमें थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया इस बार। और एक और इससे ही एक कनेक्टेड क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कि जो ऐसे उसमें से अगर 2-3 टॉपिक भी आपके पढ़े हुए आ गए, तो मुंह पे तो एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। पर मान लीजिए कि एक भी मतलब मान लीजिए कि 4 ऐसे आ गए हो जो कभी देखे भी ना हो, तो फिर वो हम्म। जो डेवलप होता है दिमाग में, उसको कैसे हैंडल करना है? क्योंकि जो आज मैंने टॉपिक्स जो टेस्ट दिया था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए थे जो मतलब बहुत ही हवा हवा में थोड़ी सी नॉलेज थी। जैसे एक टैक्स रिफॉर्म पे क्वेश्चन आ गया था जिसको मेरे को बहुत कम नॉलेज थी, तो उसको मैंने जैसे तैसे लिखा। बट इस प्रेशर को कैसे टैकल करें? क्योंकि ये जो प्रेशर, अगर एक टॉपिक बिगड़ जाता है तो उसके आगे जो सब्सटेंशियल जो आगे चीजें होती हैं वो भी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं इस प्रेशर के कारण। ठीक है, पहली चीज़ की, यार ये फॉर्मेट पे ही स्टिक करना, क्योंकि देखो ओवरऑल तुम्हारा एसए में कितना मार्क्स आया या तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा एसए कैसा जा रहा है, उससे रैंक लिस्ट नहीं डिसाइड होगी ना। ओवरऑल तुम्हारे कितने मार्क्स आए उससे तुम अफेक्ट कर सकते हो चीज़ों को अपने। तो अगर एक आध एसए में डिफिकल्टी आ भी रही है क्योंकि तुम लास्ट में एसए कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल तुम्हारे पेपर में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और ऐसे आज तुमने पहला दिया है इसीलिए तुम्हें वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि तुम्हारा माइंड उस सिंक में कभी लिखा नहीं है उसने। सो तुम जब और ऐसे लिखोगे और करोगे तो तुम्हारा वो हाथ खुल जाएगा कि लास्ट में तुम्हें ऐसे लिखना आएगा। प्लस हम ये जो मैंने मेथड, ये जो सीक्वेंस मैंने डिराइव किया था, इसका पर्पस ये था कि अगर मेरा पेपर छूट रहा होगा तो मैं क्या करूंगा। ये सबसे मेन चैलेंज ये है। 80-90% लोगों का पेपर ही छूट रहा होता है, वो जैसे तैसे पेपर कंप्लीट करते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेपर छूट रहा होगा, उस दिन क्या करोगे? उस दिन तुम लास्ट में कुछ और नहीं लिख सकते, सिर्फ ऐसे ही लिख पाओगे। तो इसलिए मैंने वो सीक्वेंस इसलिए वो डिवाइस किया। सो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना। एंड ठीक है, उसका रिव्यूज तो तुम ठीक ही दे रहे हो। और दूसरा तुम्हारे साथ दिक्कत थी कि या एसए में अगर अननोन टॉपिक आ गए तो पहली चीज तो वही है कि तुम्हारे लिए टॉपिक अननोन नहीं है, उस रूम में सबके लिए अननोन है, उस बिल्डिंग में सबके लिए है, उस सेंटर पे किसी को टॉपिक नहीं आता, सब अनप्रिपेयर्ड है। अब लिखो अपना बेस्ट, जो आता है उस हिसाब से अपना बेस्ट लिख दो। सो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ राइटिंग स्किल्स ही काम आएंगी। सो उसके हिसाब से अपना ठीक ठाक खेलो। और अगर हाँ ठीक है तुम्हारे जोन में फंस गया, तो यार एक ये भी दिक्कत है, अगर तुम्हारे जोन में कुछ फंस गया तो वो सबके लिए उनके जोन में फंसा हुआ है। सब लोग मोर और लेस सेम वही थीम्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अगर वो बेसिक, लेट से कोई सिक्योरिटी पे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ दिया, साइबर सिक्योरिटी पे पूछ दिया, सब अच्छा लिखेंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है ना, सबके ज़्यादा रहेंगे, फिर वो दिक्कत है। सो इसको इस तरह से सोचो कि या ठीक है मुझे बस औरों से अच्छा लिखना है, दैट्स इट। सो डिफिकल्ट है अगर, तो भी कोई इशू नहीं है। और इस Q&A के स्टार्टिंग में अगर तुमने नहीं वो अटेम्प्ट किया है तो वापस जाके वो वीडियो देख लेना जब अपलोड हो जाए। उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, मतलब वो ऐसे को पिक कैसे करते हैं, वो 6 में से 4 कौन से पिक करने हैं। सो वो वाला पार्ट सुन लेना, उससे तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा। फाइन देन, ओके फाइन। सावन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। Sir, I'll keep it very short. Sir, यस यस current यस। affairs ना CAPF
के स्पेसिफिक मतलब अब तक नहीं किया था मैंने, हाँ जब हाँ मैं हाँ न्यूज़पेपर वगैरह ठीक ठाक पढ़ रहा था। बट रिसेंटली मैंने सर की वेबसाइट पर उसको देखा, हाँ और हाँ वो हाँ, मतलब काफ़ी प्यारा लग रहा है, एज इन कि इजी टू रीड। इजी टू रीड भी है और स्पेसिफिक भी लग रहा है एग्जाम से। हाँ 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 तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एकदम उसको क्विकली स्कैन कर रहा हूँ, हाँ 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 मतलब लाइन बाय लाइन एनालिसिस नहीं पढ़ रहा कि जो एग्जाम में क्या आ सकता है, जैसे आप अभी आपने बोला। तो वो मैंने अभी जनवरी से स्टार्ट किया है। तो सर ये 6 महीने का मैं मतलब 6 घंटे में कर लूंगा, एज फार एज आई नो माई सेल्फ। हाँ तो मैं हाँ, पिछले 4 महीने का और करूँ या फिर ये 6 महीने पर ही फोकस करूँ? ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि उसका तुमने बढ़िया रिव्यू दिया। अब लोगों को ठीक है वो जो बिल गेट्स ने कहा था ना, कंटेंट इज़ द किंग, उसका एक्चुअली में कंटेक्स्ट यही है कि कंटेंट इज़ द किंग। उसने इसी पे कहा था कि इंटरनेट पे सिर्फ वही आदमी फेमस होगा जिसका एक्चुअली में कंटेंट अच्छा है। सो इसलिए उसको वो अब ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं मैगजीन्स मंथली, हिमंत्रा की, और वो डेली डिस्पैच भी। सो उसके लिए थैंक्स, बट तुम 6 महीने से पीछे नहीं जाओगे। वो तुम इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुम जो कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है 6 के पीछे का, वो बहुत बर्बाद है। तो वो बहुत खराब है। सो इस 6 को 4 बार कर लो। तुम 6 को 6 घंटे में कर सकते हो, ब्रिलियंट। नेक्स्ट रीडिंग तुम 3 या 4 घंटे में मारोगे, उसकी नेक्स्ट 2 घंटे में मारोगे, तुम 12 घंटे में 4 रीडिंग मार लोगे, दैट्स गुड एनफ। ठीक है, तो सावन बस इतने पे ही स्टिक करना, ज़्यादा कुछ इधर उधर मत करना, एकदम सही है। फाइन देन, आई टेक इट कि मैंने डाउट सॉल्व कर दिया है। बस मैं एक कमेंट में एक क्वेश्चन है चैट में, सॉरी सर आई एम रिपीटिंग सेम, टेल मी वंस विच, ओके, विच एनसीईआरटीज टू बी फॉलो फॉर एंशियंट एंड मिडिवल। हाँ, वो 11th 12th की यार, वो एनसीईआरटी है, एक एक है। एक बार ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। एक क्वेश्चन है जो मेरे को करना है, एवरी वन पे, आई थिंक एवरी वन पे एक क्वेश्चन है ये। नहीं, इससे ऊपर हल्का सा, हल्का सा ऊपर। यस, हाउ टू इवेलुएट पेपर वन मॉक आफ्टर गिविंग अ टेस्ट। अरे यार, ये कुछ नहीं करना। पेपर वन का मॉक कुछ इवेलुएट नहीं करना होता, उसमें बहुत सिंपल है। तुम बस ये देखो कि तुम्हारा पेपर अगर छूटा तो क्यों, तुम पैनिक किए तो कब किए, बैक टू बैक कितने क्वेश्चन थे तो तुम पैनिक कर गए, ये सब इश्यूज आते हैं। सो ये रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड एवेल्युएशन यार, इन पे इतना इस पॉइंट पे अब इतने सुमित रिलाई मत करो इनके एवेल्युएशन या इस पे उतना। वो दिन दिन की बात है, वो कभी लेंदी पेपर बना देंगे, कभी छोटा बना देंगे। सो उस पे ज़्यादा परेशान मत होना, वो हो जाएगा। ठीक है। एंड थैंक यू गौरव फॉर स्टिकिंग विद मी, कैमरा ऑन रखने के लिए। ठीक है। एंड दैट्स ऑल, दैट्स फ्रॉम माय साइड। एक ही चीज़ ना यार, मेरे को अभी एक सेकंड जाना मत, एक ये बस मैं इस नोट पे एंड करना चाहता हूँ। मेरे को ना ये बैक टू बैक 2 लोगों ने मैसेज भेजा है कि सर जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग, टू रिवाइज, टू मतलब सब कुछ में डिफिकल्टी आ रही है। सो इसको मैं मतलब इसके लिए मैंने सोचा कि यार इसका कोई जवाब नहीं है, बट इसका एक जवाब हो सकता है। अ, जो मेरा ऑल टाइम मूवीज में जो थर्ड मोस्ट फेवरेट डायलॉग है, वो टॉम हैंक्स की एक मूवी का है, अ लीग ऑफ द नेशन, अ लीग ऑफ देयर ओन, अ लीग ऑफ देयर ओन का है, टॉम हैंक्स का है। उसमें ना एक बेसबॉल का एक प्लेयर, वो अपना पूरा सब कुछ छोड़ के जा रही होती है वापस, एंड टॉम हैंक्स वाज द कोच इन दैट फिल्म। सो टॉम हैंक्स उसको कन्विंस करने जाता है कि यार क्यों छोड़ रही हो, मतलब ये क्या, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, छोड़ क्यों रही हो। सो शी सेज कि कुछ कुछ बहाने बनाती है एंड फिर लास्ट में वो बोलती है सर इट्स गेटिंग हार्ड, इट्स गेटिंग वे टू हार्ड, एंड देन ही डिलीवर्स दिस लाइन, इट्स सपोज टू बी हार्ड, it's supposed to be hard, if it wasn't hard everyone would do it, the hard is what makes it great। ठीक है, सो इफ इट्स गेटिंग हार्ड इट्स सपोज टू बी हार्ड यार। तुमको डीआईजी आईजी ऐसी थोड़ी थाली में परोस के दे देंगे, वो वो होगा, वो दिक्कत आएगी। सो इट्स सपोज टू बी हार्ड, एंड तुम इसीलिए तो आए हो। आए क्यों हो, प्रिपरेशन, तुम्हें डिफिकल्ट चीज़ें चाहिए, तुम्हें लाइफ चैलेंजिंग चाहिए, इसीलिए आए हो। सो अब नहीं भागना है, और वो और मुश्किल होता जाएगा। अभी सब कुछ होगा, अभी अगले Q&A सेशन में तो मतलब एकदम ही आंसू पोंछ के आओगे कि एकदम ही कुछ नहीं हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गई है सब कुछ। सो ये होगा। अभी जो एक वो मैसेज आया था निशु का, वो पूरा, वो अभी और 4 5 आएंगे। सो वो कोई इशू नहीं है, अभी ग्रुप्स पे सब यही डिस्कस होगा। अभी ये भी एक डिस्कस होगा यार, वो पेन की थिकनेस ना मेरी ज़्यादा है,
मेरा ना पेन के ग्रिप पे से हाथ फिसल रहा है, वो पसीना है, वो समझो स्वेट है तुम्हारा। तुम अब और ज़्यादा, अब तुम काम नहीं रह पा रहे हो। सो ये और डिफिकल्ट होता जाएगा, होता जाएगा। इट्स सपोज टू बी हार्ड, ठीक है। सो उससे परेशान नहीं होना है। पॉइंट इज कि तुम कितना टिके हो, तुम अपने फ्रंट से क्या कर रहे हो, ठीक है। सो स्टिक टू वॉट एवर प्लान यू हैव रिटन, डेली, वीकली, मंथली, जो ये 3 तुम्हें प्लान बनाने हैं रिटन फॉर्मेट में, उस पर स्टिक करो और उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करो जितना हो सकता है। बाकी सब ठीक है, वो सब हो जाता है उसके बाद। और हमारे ग्रुप से इसी में से देख लेना बाद में, जब रैंक 1 to 50 निकाल के देखोगे, हम में से ही कोई एक होगा। और करते लोग कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। देन मैं इसी नोट पे एंड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग एंड नेक्स्ट में मिलते हैं।